नमस्कार दोस्तों। जैन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। जी। अगर कोई दर्शक जुड़ा है हमसे तो कृपया बता दें कि हम लोगों की आवाज साफ आ रही है या नहीं आ रही है, और हम लोग एकदम स्पष्ट दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। कोई एक व्यक्ति कमेंट कर दे जिससे हम लोग इस सत्र को शुरू कर सकें। कोई अगर हम लोग को सुन पा रहा है तो कृपया एक कमेंट कर दिए, उससे हम लोग आगे का सत्र चालू कर पाए। आवाज क्लियर आ रही है? जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल दुबे और स्वागत है आपका फ्लाई ड्रीम के फेसबुक पेज पर। फ्लाई ड्रीम इस वर्ष अपने 4 वर्ष पूरा कर रहा है और इस मंथ ही फ्लाई ड्रीम ने अपने 4 वर्ष पूरे किए हैं। तो हम फ्लाई ड्रीम के अन्य लेखकों से जान रहे हैं, अपने विभिन्न लेखकों से जान रहे हैं कि उनका 4 साल का सफर कैसा रहा। आज हमारे साथ जयंत जी हैं। जयंत जी फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन के सह संपादक भी हैं और इसके अलावा सह संस्थापक भी हैं और संपादक, प्रधान संपादक भी हैं। तो जयंत जी से आज हम जानेंगे कि किस तरीके का उनका सफर रहा फ्लाई ड्रीम का, क्यों उन्होंने फ्लाई ड्रीम की शुरुआत की, अभी तक जो जर्नी रही है किस तरीके से, क्या मुसीबतें सामने आई, कैसा सफर रहा और आगे क्या करने वाले हैं, इन सब बातों पर हम बातचीत करेंगे। तो जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही पेज पर। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। आपका इंटरव्यू काफ़ी दिनों से चल रहा है। अब सभी पाठक और लेखक इसको पसंद कर रहे हैं। बस ये साथ बना रहे और सभी पाठकों को उनके प्रश्नों के उत्तर और सभी लेखकों को उनकी जिज्ञासा का जो समाधान है वो आज यहाँ हो जाए। बस यही हमारी इस इंटरव्यू से प्रयास है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो खासकर अपने लेखक और पाठक मित्रों से इंट्रोड्यूस करें। और जैसे इन्होंने बताया कि खास अनाउंसमेंट है तो वो आप सब लगता है जैन जी की नेटवर्क प्रॉब्लम हुई है। जैन जी, सुन पा रहे हो आप? बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। हाँ, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हो जी सकता है थोड़ा नेटवर्क का इशू हो। हाँ। जी जी। तो जन जी, मैं और सवाल पूछूं या पाठकों के सवाल लूं, उसके पहले मैं एक जो सबसे अहम सवाल है मैं जानना चाहूंगा आपसे। पहले से ही प्रकाशन के क्षेत्र में कई सारे बड़े बड़े प्रकाशक हैं जो कई सालों से अपने प्रकाशन के रूप में काम कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको फिर फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन की स्थापना करने का विचार कैसे आया और क्यों आया? नहीं, विचार तो देखिए कि मेरे जो पार्टनर हैं मिथिलेश गुप्ता जी, इन्होंने अपने लेखन करियर की शुरुआत की 2015 के आसपास। तो वो भयानक रात से, और वो एक ऐसा समय रहा कि हमने प्रकाशन का जो पूरी प्रक्रिया है, चाहे वो लेखन हो, प्रकाशन हो, मुद्रण हो, इसको बड़े करीब से देखा। और हमने कई सारी जो प्रतियां हैं वो खुद से हाथों से पैक करके पाठकों तक पहुंचाई, अमेज़न तक पहुंचाई। तो एक कहते हैं ना कि ना चाहते हुए भी प्रकाशन से एक जुड़ाव हो गया। और इन्हीं सब बातों में हमारे बीच कई सारी चीज़ों को लेके वार्ताएं होती रही कि उनका सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि आप हिंदी क्यों नहीं पढ़ते। मैं उस समय हिंदी पाठक नहीं था इतना बड़ा। मैं अमूमन अंग्रेजी किताबों का पाठक रहा हूँ। मेरी जो पहली हिंदी किताब रही है वो चंद्रकांता रही है, और उसके कंपैरिजन में मुझे बहुत सारी किताबें उतनी सही नहीं लगी। तो उन्होंने यही प्रश्न मुझसे भी किया कि भाई आपको हिंदी में क्या कमी नजर आती है। मैंने यही कहा कि बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिनमें मैं किताबें पढ़ना चाहता हूँ, एक उच्चतम लेखन देखना चाहता हूँ, वो किताबें मुझे नहीं मिलती। मैं अमूमन जब भी हिंदी की कोई किताब देखने जाता हूँ बुक फेयर वगैरह चीज़ों में, तो वो सामाजिक होती हैं या साहित्यिक होती हैं, या फिर वो कह लीजिए कि उन विधाओं में नहीं होती जिनमें हम पढ़ना चाहते हैं। अब उन विधाओं का अगर मैं जिक्र करूँ, चाहे वो एडवेंचर हो, साइंस फिक्शन हो, आप ये समझिए कि हम जिन पिक्चर्स को देख के बड़े होते हैं, जिन मूवीज को हम देख के बड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर की भी अगर हम बात करें, तो हैरी पॉटर जैसी कोई भी किताब हमें ढूंढे से भी पूरे इस हिंदी साहित्य में नहीं मिलती है जो आपको उस तरह से बांध के रख सके, उस तरह से सालों साल आप इस पर चर्चा कर सके। मेरे लिए वो किताब चंद्रकांता है, बट वो कहना कि 100 साल होने आए उस किताब को आज के समय में अगर हम देखें, तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। अगर हम पाठकों के नजरिए से देखें कि उस तरह की किताबें ही उपलब्ध नहीं है कि पाठक पढ़ सक। इक्की दुक्की किताबें होंगी नो डाउट, बट
कहते हैं ना, इक्की दुक्की किताबों से विधाओं की वो पकड़ नहीं बनती है जो बननी चाहिए। अब ऐसे में खासकर जो हमारी चर्चा रही मिथिलेश जी और मेरी, उन्होंने कहा कुछ विधाओं पे खोज करते हैं। तो हम गए बड़े बड़े बुक्स फेयर पे, बड़े बड़े जो किताबों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेज लगते हैं वहाँ गए, देखा, हमने ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिला। और ये मिथिलेश जी ने भी नोटिस किया कि ना सिर्फ मेरी विधाओं में जो उनकी भी पसंद की विधाएं, जैसे बाल साहित्य हो गया, जैसे हम कहें कि कॉमिक्स के अंदर जिस तरह की कहानियां हम पढ़े, वो एक तरह से उपलब्ध ही नहीं थी। तो मन में आया कि यार जो चीज उपलब्ध नहीं है उसको क्या हम उपलब्ध करवा सकते हैं, क्या हम उन कहानियों को आगे ला सकते हैं, क्या हमारे पास कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हम पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं। पर ये चर्चा 2015-16 तक हमारे बीच बस होती रही। हम लोग अपने जो किताब का जो हमारा शौक है, हम दोनों उन पाठकों में से आते हैं जिनके पास किताबों की अच्छी खासी अलमारी है, और हमने आज भी किताबों से अपने आप को दूर नहीं रखा, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, और जिसमें खासकर मिथिलेश जी खुद लेखक हैं और सफलतम लेखक हैं। तो ये बात चलते चलते 2018 में चली कि प्रकाशन शुरू करना है और इन विधाओं में ही शुरू करना है, बट नया क्या करना है। तो उन सब क्या कहते हैं विधाओं में सोचते हुए कि हमें प्रकाशन में जगत में आना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रकाशक चाहे हम उनके पास, और इस दरमियान मैं शायद 17-18 के बीच में अपनी कई कहानियों के लिए प्रकाशक ढूंढ भी रहा था जो उन विधाओं में शायद किताब लाना चाहते हो। वैसा प्रकाशक मुझे नहीं मिला। और एक वो दौर था कि सेल्फ पब्लिशिंग वाला दौर था कि बिना पैसे दिए अगर आप छपना चाहते हैं तो वो संभव नहीं था। तो ये दो बड़ी खास बातें थी। एक तो कि ट्रेडिशनल पब्लिशर जैसा कोई कॉन्सेप्ट रह नहीं गया, तो रह भी गया था तो उन प्रकाशकों के पास 2-2, 3-3 साल का इंतजार, और वो इंतजार इतना गंभीर कि आपको पता नहीं रह रहा कि प्रकाशक कुछ कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी कमियां हमें बाकी सारे प्रकाशकों में लगी। अब वो हो सकता है कि उनके लिए वर्क कर रहा हो। देखिए, प्रकाशक जितने भी हैं वो सफलतम प्रकाशक हैं, नामी हैं, और उनके लिए वो चीज कार्यरत है। बट वो हमें कितनी सुलभ लग रही है और क्या वो हमारे लिए आसान है, उसी चीज का एक चैलेंज हमने लिया कि ये हम करेंगे, प्रयास तो करेंगे, बिना प्रयास की इस चीज को नहीं छोड़ेंगे। तो 2018 और 19 आप ये समझिए कि हमारा सीखने वाला समय था, कि हम सीख रहे थे कि प्रकाशन होता क्या है, कैसे आप पाठकों लेखकों से किताबें लेते हैं, पाठकों तक किताबें पहुंचाते हैं। उसके बीच में आप ये समझिए कि हमने एक लोगो निकाला था फ्लाई ड्रीम्स का, वो 1 महीना ही चला। एक पहले ही सेट पे वो लोगो आया था, और शायद दूसरे सेट तक आते आते वो लोगो थोड़ा परिवर्तित हुआ, और तीसरे सेट तक करीब करीब, जहां तक मुझे उम्मीद है, हमने हमारा फाइनल लोगो जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन, ये हमने पाठकों तक सुलभ तरीके से पहुंचा दिया कि हाँ, ये अब हमारी पहचान है, जिसमें अगर आप गौर करेंगे तो एक बच्ची है जो किताब पढ़ रही है। ये हमारे बाल साहित्य, एडवेंचर और फ्लाई ड्रीम्स का मतलब यही है कि उस जगह तक पहुंचना जो अभी आपके पाठकों तक की पहुंच में नहीं है। ठीक है, वो आपकी पहुंच से दूर है, उसको हम आप तक लेके आ रहे हैं। इसलिए हमारा एक मोटो भी है कि पाठकों की हर इच्छाओं को पूर्ण करना भी हमारा एक प्रयास रहा है। तो वो ये सब कारण रहे कि प्रकाशन शुरू करना है कि, और ये हमारा साहित्य के प्रति, जो किताबों के प्रति जो हमारा प्रेम है, ये संपूर्णतः उसी से आता है। इसमें हमारा कोई और इंटेंशन नहीं था। कई लोग कहेंगे शायद पैसा कमाना हो, या वो सारी सेकेंडरी चीजें हैं, बट किताबों के प्रति जो हमारा प्रेम है, मेरा और मिथिलेश का, वो सब सर्वप्रथम है, और उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, और उसी के लिए हमने ये प्रकाशन शुरू किया है। जी, देव प्रसाद जी कह रहे हैं कि जयंत भाई के द्वारा आज कोई खुशखबरी सुनने का इच्छुक हूँ, उम्मीद है कोई बड़ी घोषणा करेंगे आज। तो देव प्रसाद जी बिल्कुल आप इंतजार कीजिए, इस सत्र के अंत में आपको बहुत ही अच्छी कुछ खुशखबरियां सुनने को मिलेंगी, और जिनसे आप सब दर्शक जो हैं निश्चित ही खुश होंगे। और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर उनके मन में कोई सवाल है प्रकाशन से लेके या किसी भी संबंधित जो फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से वो पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उन सवालों के जवाब जरूर देंगे। अच्छा जैन जी, जो भी हम बात कर रहे थे हो गई आपके प्रकाशन
की स्थापना करने की, क्यों आपने स्थापना की और किस तरीके से स्थापना की। अब एक बड़ा सवाल आता है जब हम प्रकाशन की बात करते हैं, क्योंकि आपको भी 4 साल हुए हैं और कई सारे प्रकाशन ऐसे हैं जो 40 और कई सारे ऐसे हैं जो 80 साल से भी किताबें प्रकाशित, हिंदी किताबें प्रकाशित कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अन्य प्रकाशकों से किस तरीके से अलग हैं? अन्य प्रकाशकों से जैसा मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम तो हम विधाओं में अलग हैं, कि हम जिन विधाओं पे फोकस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, किसी भी विधा को पाठकों के बीच में एक छाप छोड़ने के लिए कम से कम भी 100-200 किताबों की आवश्यकता है। तब वो विधा एक तरह से मार्केट में, चाहे आने वाले 100 साल हो, कोई भी पाठक अगर आएगा तो उसको पता है कि मेरे पास इस विधा में पढ़ने के लिए 100-200 किताबें हैं। और अमूमन एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इतनी ही किताबें अगर 3-4 महीने के हिसाब से पढ़े, साल की 4-5 किताबें, तो अपने जीवन काल में इतनी ही विधाओं की किताबें वो पढ़ पाता है। ये एक तरह का अवलोकन है। दूसरा, हमेशा ये रहता है कि आप अपनी गलतियों से तो सीखेंगी, क्योंकि आप नए प्रकाशन में आ रहे हैं और शायद आपको बहुत कुछ नहीं पता है जो प्रकाशन में स्टैंडर्ड होता है, प्रैक्टिसेस होती हैं। तो वो सब तो हमने सीखी ही सीखी। हमने ये भी सीखा कि बाकी प्रकाशक क्या गलत कर रहे हैं और हम उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। चाहे वो कवर डिजाइनिंग को लेकर हो, तो फ्लाई ड्रीम्स ने सबसे पहला काम तो यही किया कि कवर क्वालिटी पे इतना ध्यान दिया, कवर पे जो चित्र सजा है उसको इतना महत्व दिया कि आज अगर कोई भी प्रकाशक फ्लाई ड्रीम के कवर देखता है तो खुद भी सोचता है कि यार ऐसी किताबों के आर्टिस्ट हमको मिल जाए। और ऐसा हमने बुक फेयर में देखा कि कई प्रकाशक खुद आए, चाहे वो बड़े बड़े डायमंड पॉकेट रहे हो, पवन बुक्स रहे हो, मनोज रहे हो, राज कॉमिक्स रहे हो, जिनके लिए हम बहुत मानिए, उन्होंने तक तारीफ की है, कवर बहुत खूबसूरत है, मतलब देख के ही आंखों में किताब उठाने का मन करता है। तो ये हमारा सबसे पहला सफलतम प्रयास रहा। और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा आभारी हूँ हमारे दोनों आर्टिस्ट निशांत मौर्य और शाहनवाज खान। और बहुत भी हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे अभिषेक सिंह जी हैं, और क्या कहते हैं, नवनीत सिंह जी है, जिनके बहुत सारे आर्टवर्क पे हमने काम किया और कलर करवाए। हमारे साथ अच्छे खासे आर्टिस्ट जुड़े हैं जिन्होंने किताबों को लेखकों से लेकर, हमसे लेकर एक ऐसा चित्र बनाया, ऐसी छवि बनाई कि किताब आप उठाएंगे जरूर एक बार देखने के लिए कि इस किताब में है क्या। और कवर का मेन काम ही यही होता है कि आकर्षण आपको इतना अच्छा दे कि आप उस किताब को एक बार उठाएं। फिर हम आते हैं कि कहानियां। तो कहानियां चुनने का जो हमारा मानक है वो हमने काफी प्रैक्टिस से सुधारा है कि हम किस तरह की कहानियों का चयन करेंगे और किस तरह की कहानियां हम पाठकों तक पहुंचाएंगे। दूसरा आता है कि जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों को हम कितना सुधार सकते हैं और उन गलतियों को हम किस तरह से खूबसूरत बनाकर, क्योंकि गलतियां तो देखिए ऐसा है, इंसान करता है और रह भी जाती है, बट वो छुप जानी चाहिए आपकी कहानी में, आपकी उस चित्रण में जो आप पाठकों के मन मस्तिष्क में देना चाहते हैं। और वो हुआ भी है। हमने जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं उनको पता है कि हमने जिस क्वालिटी से शुरू किया था और जिस क्वालिटी पे आज हम खड़े हैं, ये उन सब का आभार है कि उन सब ने हमें प्रेम देते रहे और हमें समय दिया कि हम अपनी गलतियों को सुधार के पा सके। तो हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, शायद बाकी प्रकाशक करते हो या ना करते हो, पर हम एक्सेप्ट करते हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो हम उसको बहुत जल्दी सुधारेंगे। और इसका बहुत फायदा ये हुआ कि हमने 50 पन्नों की किताबों से शुरुआत की, पाठकों का रुझान आया कि भाई और किताबें बड़ी करो, हमने वो की। और 50 पन्नों की किताबें क्यों निकाली, उसके भी पीछे एक अच्छी खासी कहानी है, बट वो कहते हैं ना कि समय अनुकूल ना होने की वजह से वो चीजें चल नहीं पाई। और उसके बाद अगर हम बात करें कि और हम प्रकाशकों से क्या अलग करते हैं, तो प्रकाशकों से सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि 2 रिश्ते खास हैं आपके। एक है आपका लेखक से रिश्ता, एक है आपका पाठक से रिश्ता। और वो हमने डायरेक्ट बनाया, मतलब हमने सीधे तौर पे लेखकों तक पहुंचे और सीधे तौर पे हम पाठकों तक पहुंचे। हमारे बीच में कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहा, हमारे बीच में कोई ऐसा मिरर नहीं रहा जिसके थ्रू किसी को आने की दिक्कत हो। मेरे कई पाठक हैं जो मुझे सहज कॉल करते हैं, पूरी चर्चा करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उनकी रुचियां हैं, और घंटों हमारी बातें होती हैं। कई लेखकों से हम घंटों बातें करते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं वो कितने सहज हैं, किस कहानी पे वो काम कर रहे हैं, उस कहानी में उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या आज के सब और मार्केट में क्या चल रहा है, और क्या मैं उनको जानकारियां दे सकता हूँ जिनसे उनका लेखन सुधरे। तो लेखकों को साथ लेके चलना, चाहे वो नया लेखक हो और पुराना लेखक हो,
उनके उन्हें मोटिवेट करते रहना, क्योंकि कई लेखक तो नियमित लिख लेते हैं, कई लेखक थोड़ा समय लेते हैं, पर मोटिवेशन सबका बना रहना चाहिए कि आप अच्छी किताब लाएंगे और पाठकों तक पहुंचेंगे, और पाठकों तक किताबें क्वालिटी वाली किताबें पहुंचे, ऐसी किताबें पहुंचे जो उनके कलेक्शन में रहे। और मैं आभारी हूँ सभी पाठकों का जिन्होंने, मुझे नहीं लगता कि फ्लाई ड्रीम्स के अलावा शायद ही कोई इक्के दुक्के प्रकाशकों को छोड़ दिया जाए कि सारी किताबों का कलेक्शन रखा हो। जो आज आज तक हमारी पहली किताब आई और अभी तक जो किताबें आ रही हैं उनका संपूर्ण कलेक्शन बना के रखा हो। मतलब प्रकाशक के लिए ये बहुत मतलब दिल से लगने वाली बात है कि आपकी किताबें ना सिर्फ पढ़ी जा रही हैं, सहेजी जा रही हैं, और वो शायद आने वाली पीढ़ी या आने वाले लोगों में धीरे धीरे करके फैलाव में फैलेगी। और मैं बस पाठकों से यही अनुरोध करूंगा कि वो इस तरह का प्रेम हमें लगातार देते रहें, और लेखकों से यही कहूंगा कि बिना झिझक के आप मुझसे या मिथिलेश जी से सीधे तौर पे बात करें, अपनी समस्याओं का समाधान लें। बातें करके जो आपकी समस्याओं का हल हो सकता है वो तो कोई अवधारणा बनाकर नहीं हो सकता। और मैं आपको सीधे तौर पे कह सकता हूँ, फ्लाई ड्रीम प्रकाशन बाद में है, परिवार पहले है। और परिवार में आपको पता है कि जिस तरह से आप परिवार में रहते हैं, साथ में रहिए, साथ में कुछ आज सभी का साथ मिलकर प्रकाशन चौथे वर्ष में पहुंचा है, और सफलतम चौथे वर्ष में पहुंचा है। मतलब प्रकाशन जगत में अगर मैं कहूंगा एक बड़ी बात जो बाकी प्रकाशकों से हमें अलग करती है कि कई प्रकाशन आए गए तो शायद उस तरह की छवि नहीं बना पाए, क्योंकि हमारे समकालीन में भी कई प्रकाशन शुरू हुए पर शायद वो उस तरह से छाप नहीं छोड़ पाए जो हमने छोड़ी। तो हमें लगता है कि हाँ, हम बहुत थोड़े समय में अपना नाम कमा पाए हैं, और बस अब थोड़ा और समय चाहिए कि हम भी बड़े प्लेयर्स जो रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रकाशन हैं, उनके बराबर जाकर उस तरह से अपने लेखकों और पाठकों तक पहुंच सकें, और उस तरह से जो भी हमें प्रयास करने रहेंगे, वो किताबें जो हमें लानी रहेंगी वो हम लाते रहेंगे। आपने एक बात कही कि आपके जो पाठक हैं वो किताबों को न केवल पढ़ते हैं बल्कि सहेज के ही रखते हैं, तो निश्चित ही ये बात एकदम से गौरवपूर्ण है कि किताबों को सहेजा जा रहा है और आने वाली पीढ़ी तक भेजी जा रही है। इस बीच मैं अपने आगे के सवाल लूँ उससे पहले दो सवाल आए हैं। एक जावेद जी ने पूछा है, जयदीप जी ने पूछा है कि सर नमस्कार सर, नया उपन्यास कब तक आ रहे हैं? तो इसका मैं चाहूंगा कि आप जवाब जरूर देंगे कि जो फ्लाइडिंग पब्लिकेशन है उसके नए उपन्यास जो हैं किताबें कब तक आएंगी। दूसरा, देव प्रसाद जी जानना चाहते हैं कि जैन भाई द्वारा लिखित किताब कब आ रही है और ये किस विधा में होगी। तो मैं चाहूंगा इनका आप आगे जवाब दें। जैसे कि हम मैं लोग जी, आप प्रश्न ज- पूछिए। जी, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि फ्लाइडिंग पब्लिकेशन के ऊपर हमारी बात चल रही थी, तो अब बात हो गई हम लोग की कि स्थापना कैसे हुई, प्रकाशन किस तरीके से अन्य है, भिन्न है दूसरे से। अब मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपने बताया कि आप को ऐसी विधाएं नहीं मिल रही थी जो विधाएं आप पढ़ना चाहते थे, या मिथिलेश जी जो बाल साहित्य पढ़ना चाहते थे वो नहीं मिल रहा था, तो अब आप लोग कौन सी ऐसी विधाएं हैं जो प्रकाशित कर रहे हैं, कौन कौन सी विधाएं प्रकाशित कर रहे हैं, और कितनी किताबें आप लोगों ने अभी तक प्रकाशित कर ली अपने प्रकाशन से इन 4 वर्ष में? हाँ, 4 वर्षों में हमारी उम्मीद थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 किताबें प्रकाशित कर पाएँ। बट वो होता है ना कि आप सीख रहे हैं, आप बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, लेखकों को भी समय लग रहा है क्योंकि नई विधाओं में लिखने में समय लगता है। तो आज तक का जो हमारा कुल आंकड़ा है वो 70 किताबों से ऊपर का जा चुका है, और बनती कोशिश इस वर्ष के अंत तक हम 100 का आंकड़ा पार करने की पूरी कोशिश करेंगे। उतना कंटेंट हमारे पास है, बस वो समय पे तैयार हो जाए, वो सारी किताबें पाठकों तक पहुंच जाए। जो प्रश्न आया था कि नई किताबें कौन सी आ रही, मैं बता देना चाहता हूँ कि नई किताबें बस हफ्ते भर की और देरी है। वो प्रिंट में चली जाएंगी, और उसके बाद बस प्रिंटर का इंतजार रहेगा कि वो प्रिंट से कब भेज दें और कब मैं आपको वो किताबें आपके हाथ तक पहुंचा पाऊँ। तो बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और लंबे इंतजार का जो फायदा होता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, प्रकाशन जगत में फ्लैड्रीम में ये रहा है कि अगर हमने देर की है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 3 या 4 किताबें आई हैं, फिर आई हैं तो बहुत सारी किताबें एक साथ आई हैं। मुझे याद आता है कि मई का महीना 2021 में हमने 60 किताबें एक साथ रिलीज की, और उसी के बाद कुछ 4-5 किताबें आई। फिर एक थोड़ा गैप आया, 3-4 महीने का समय आया, तो एक साथ 12 किताबें आई। और फिर जनवरी में 3 किताबें,
और फरवरी में 2 से 3 किताबें। अभी जो आंकड़ा मेरे सामने है वो 8 किताबों का है। तो देर जरूर हुई है, तो उसका फायदा ये है कि फिर आपको ज्यादा किताबें एक साथ पढ़ने को मिल रही है, आपका समय बहुत अच्छा जाएगा, और ये सारी किताबें अलग अलग विधाओं में है। और आपका जो प्रश्न है कि कौन सी नई विधाओं में हम किताबें ला रहे हैं, तो नई किताबों का विधाओं का ये है कि विधाएं बाल साहित्य में, बाल साहित्य जब मैं कहता हूँ तो बाल कहानियां तो खूब सारी हैं, लघु कथाएं जिनको हम कहते हैं। पर जब हम साहित्य की बात कर रहे हैं तो हैरी पॉटर जैसा विस्तृत यूनिवर्स हो, पात्र हो, उनका पूरा एक जीवन हो। तो मिथिलेश जी अपनी एक बाल कथा को लेके आ रहे हैं, कहानी को, और मंजरी शुक्ला जी की नई किताब सुल्तान सुलेमान, जिसका पोस्टर अब रिलीज हो चुका है, वो जल्दी ही पाठकों के हाथ में होगी। साथ ही साथ जिन कहानियों का कभी ढंग से अनुवाद नहीं हुआ या संपूर्ण अनुवाद नहीं हुआ, उन उन अनुवादों पर भी हमारा बहुत जोर है। तो फीनिक्स इन द कारपेट का जो अगली किताब, दूसरी किताब है इस श्रृंखला में, पहली किताब 5 चिल्ड्रन एंड इट मार्च में आई थी, अगली किताब अभी फीनिक्स इन द कारपेट आज मेरे पास आ गई है। रुकिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, आज थोड़ा अच्छा दिन है। तो दोस्तों लगता है आज जैन जी कई सारे बड़े घोषणाएं करने वाले हैं, अच्छा कई दिन सारे इसलिए निर्णय। कि किताब आज ही मुझे प्राप्त हुई है, और जैसा कि आप देख सकते हैं फिनिक्स इन द कारपेट, ये किताब मुझे आज प्राप्त हो गई है। और इस किताब के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे चित्र हैं जो हमने इसमें रखे हैं, और जब आप इन चित्रों को देखेंगे, कहानियों को पढ़ेंगे, तो आपको आनंद ही आएगा। जी बिल्कुल। कई बार क्या होता है जब हम कहानियों के साथ चित्र देखते हैं तो हमारे सामने वो चित्र एकदम चलचित्र की तरह चलने लगते हैं और अलग ही आनंद देते हैं। तो चलचित्र आपको सुल्तान सुलेमान में भी नजर आएंगे, खासकर उसका बहुत बेहतरीन काम हुआ है, बहुत अच्छा आर्टवर्क उन्होंने बनाया है। दीपक जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने ये कवर बनाया है। आप सब देख सकते हैं कि पूरा कैनवस पे बना ये कवर है, ओरिजिनल कवर है। और दीपक जी ने बहुत बेहतरीन काम किया। दीपक जी का ये छोटा सा सिग्नेचर है, अगर आप देख पा रहे हो तो। जी जी हाँ, ये दीपक जी का सिग्नेचर है। तो मोहम्मद आजिम जी का ये अनुवाद है, जिन्होंने बेहतरीन पहली किताब का भी अनुवाद उन्होंने किया। इसके अगले पार्ट फिनिक्स, ये अगला पार्ट जो है वो एमुलेट है, द स्टोरी ऑफ द एमुलेट। ये भी बहुत जल्दी इसी वर्ष प्रकाशित हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी अब तक चिल्ड्रन में कितनी किताबें मार्केट में है। जी। और फ्लाई ड्रीम्स के विधाओं की अगर हम बात करें तो ये सबूत है इस चीज का कि हमारे पास हॉरर है, थ्रिलर है, फैंटेसी में है, एडवेंचर में है, और रोमांस भी हमने अच्छे से रखा है। ये कुल आप देख सकते हैं 6x5 मतलब 30 किताबों का अच्छा खासा समूह है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हमारे पास है। तो साइंस फिक्शन में हमने इसी साल मतलब साल भर के अंदर पहली किताब नयन ग्रह आई, और उसके बाद मिशन टू मार्स आई। साइंस फिक्शन में, हॉरर में बहुत सारी किताबें आ रही है, और हॉरर में सिर्फ हॉरर ही नहीं है, आप हॉरर को इस तरह से देखिए, हॉरर थ्रिलर हो गया, हॉरर ट्रैवल हो गया, हॉरर रोमांस हो गया, वैरायटी, मतलब उस विधाओं में जितना आप जोड़ तोड़ कर सकते हैं। रोमांटिक थ्रिलर पे हम काम कर रहे हैं, आप सोचिए रोमांटिक थ्रिलर किस तरह का लेखन होगा। एक्शन एडवेंचर में जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ के बाद कई किताबों पे काम हो रहा है। तिलिस्मी खजाना जो निपेंद्र जी का कल आपने अनुवाद दिया, जब आप अर्जुन पंडित के किस्से पढ़ते हैं, वो कहानी इतनी बहुत जल्दी जल्दी भागती है, इतना जल्दी एक्शन होता है सारा, कि आपको अपनी भी गति उस तरह से बना के रखनी पड़ेगी। और काबिले तारीफ है कि जिस तरह से दोनों पात्र हर घटनाओं से जूझ कर निकल कर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और यही प्रयास हमारा भी रहता है एज अ प्रकाशक कि हम कहानियों में डूबे, कहानियों को समझें, और पाठकों को जो चाहिए और लेखकों का जो मन है उस कहानी को लिखने का, वो हम उन तक पहुंचाएं। और अगर हम नई विधाओं की बात करें तो बहुत सारी ऐसी विधाएं जैसे फैंटेसी है, फंतासी में आपको ढूंढे से किताबें नहीं मिलती हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि थोड़ा बहुत बेहतरीन विषय। तो उसमें हमारी पहली किताब आई थी रोबोटोपिया। जब आपके रोबोट्स आपके लाइफ में हो और उनके मानवाधिकारों की चर्चा चल रही हो, तो ये आज ही अनाउंस कर देता हूँ, शायद आप सबके लिए फायदा होगा कि संदीप जी अपनी अगली किताब रोबोट्स पर इस महीने के अंत तक कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 80% लेखन कंप्लीट हो गया है।
मात्र 20% और बचा है। तो फैंटेसी पे किताबें आ रही हैं। अगर हम थ्रिलर की बात करें तो थ्रिलर में ब्लैकमेल इस बार आ रही है, और ब्लैकमेल का जो अगला पार्ट है डेथ वारंट, वो भी लिख कर तैयार है, और वो भी अगले माह भर के अंदर अक्टूबर या नवंबर तक आप तक पहुंच जाएगा। तो पाठकों की जो पसंद है उसको तो हमने बहुत ध्यान रखा है कि पाठक जो पहले से जिन विधाओं को पसंद करते हैं, फ्लाई ड्रीम्स उन किताब विधाओं में तो किताब ला ही रहा, और जिन विधाओं में नहीं है किताबें, उन विधाओं को लाना भी जरूरी है। कई ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स हैं, कई ऐसे नए टॉपिक्स हैं जिन पे शायद आपको हिंदी में किताबें ना देखने को मिली हो, चाहे वो मेडिकल कंडीशंस हो, चाहे वो आज के टाइम के मॉडर्न रोमांस हो। मॉडर्न रोमांस से अगर मैं बात करूं, आज तक का जो परिवेश हमारा लॉकडाउन में कैसा रहा, चीजें रही, फ्लाई ड्रीम नई नई विधाओं जो शायद पुरानी विधाएं हैं पर लुप्त होती जा रही, जैसे नाटक विधा है। कुकर की सीटीज हमारी नाटक विधा लॉकडाउन पे लिखी कहानियों की है, और वो बहुत पसंद की गई, पाठकों ने उसको बहुत प्रेम दिया, उसके रिव्यूज भी बहुत शानदार है। सामाजिक कहानियों की अगर हम बात करें, चाहे वो रिश्तों की छतरी हो, फोटो फ्रेम में कैद हंसी हो, स्वयं सिद्धा हो, इन कहानियों ने ये भी साबित किया है कि कोई कारण रहा है, बहुत मजबूत कारण रहा है कि सामाजिक किताबें आज भी बहुत पढ़ी जाती हैं, सामाजिक से लोगों का अभी भी जुड़ाव बना हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि फ्लाई ड्रीम पुराने विधाओं को नकारता है, नहीं, हम नकारते नहीं है, हम बस उसमें और बेहतर करना चाहते हैं, जो अभी तक हो चुका है उससे अतिरिक्त। और जिन विधाओं में हम नहीं है, चाहे वो बाल साहित्य हो, हॉरर हो, थ्रिलर हो, फैंटेसी हो, साइंस फिक्शन हो, एक्शन एडवेंचर हो, सुपर हीरोज हो, मतलब मुझे बड़ा चौंक के लगता है कि भारत का पूरा एक इतिहास रहा है कि इतने सारे सुपर हीरोज के साथ हम बड़े हुए, चाहे वो शक्तिमान हो, नागराज हो, ध्रुव हो, डोगा हो। ना सिर्फ हमें इनकी मूवीज से वंचित रखा गया, हमें इनके उपन्यासों से भी वंचित रखा गया। एक संपूर्ण, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि कॉमिक्स में हर चीज दिखा पाना संभव नहीं होता, पर उपन्यास आपको वो ताकत देता है कि आप एक पात्र के, एक सुपर हीरो के मन मस्तिष्क में जाके देख सके कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीजें हैं। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें बाहर आनी चाहिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन लेखकों का जिन्होंने सुपर हीरो लिखा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहुत सारे लेखकों से कि आप बाल साहित्य उठाइए, बड़ा साहित्य लिखिए, आप सुपर हीरोज की किताबें उठाइए, आप ऐसी ऐसी कहानियां उठाइए। मतलब सुपर हीरो में अगर हम बात करें, शैवाल है, अमोघ है, मुखौटे का रहस्य है, रक्त रक्षपुत्र है, आने वाली और भी बहुत सारी किताबें हैं जो हमारे सामने हैं। ये सब साबित करती हैं कि इस तरह की किताबों का बहुत मार्केट है, पसंद की जा रही है, पाठक इनको पढ़ते हैं। तो मैं हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि उतना नहीं पढ़ते होंगे जितना लोग कहते हैं कि यार लाखों किताबें बिक गई। बट देखिए, एक विधा जो बिल्कुल ही लुप्त थी, उसमें आप प्रवेश कर रहे हैं। पहले ही दिन महल नहीं बनता, पहले दिन नींव डलती है, उसके बाद मकान बनता है, पहला माला बनता है, दूसरी माले बनती है। तो जैसे मैं हमेशा लेखकों को कहता हूँ, प्रयासरत रहिए कि 100 से 200 किताबें हम फ्लाई ड्रीम के साथ अगले 5 वर्ष में लेके आए, और इन सभी विधाओं में लेके आए। फिर मैं आपको निश्चित कर देता हूँ, हर पाठक फ्लाई ड्रीम की किताब उठाए, मतलब शायद ही कोई ऐसा पाठक होगा जिसने फ्लाई ड्रीम की किताब ना उठाई हो। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि भारत के हर पाठक के हाथ में फ्लाई ड्रीम की किताब पहुंचे। मैं अपना अगला सवाल लूं उससे पहले देव प्रसाद जी गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है अभी तक आपने। तो उनका सवाल था कि मैं जानना चाहता हूँ जैन जी की जो किताब है वो किस विधा में आएगी और कब तक आएगी? जी, मैं अभी एक साइंस फिक्शन पे काम कर रहा हूँ, और ये बहुत मेरा 2020 के आसपास मैंने इसकी परिकल्पना को पूरा कर लिया था। मेरे मित्र मिथिलेश जी और अनुराग जी इस कहानी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। पर वो होता है ना कि क्योंकि साइंस फिक्शन है, बहुत कुछ इसमें ऐसा होता है कि जो आपको गढ़ना पड़ता है, वर्ल्ड बिल्डिंग करनी पड़ती है, एक नई सृष्टि का निर्माण करना पड़ता है, बहुत सारे, मतलब आप पुराने नियमों पे काम नहीं कर सकते। फंतासी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको नया राज्य पाठ तैयार करना है, पुलिस का सिस्टम कैसा होगा ये तैयार करना है, विलन्स कैसे होंगे, किन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, क्या आपकी फ्यूल इकोनॉमी है, आपका प्रजातंत्र कैसे काम करता है, अलग अलग ग्रहों पे कैसा काम, क्योंकि ये मल्टी यूनिवर्स है, इसमें मल्टी प्लैनेट्स हैं, मल्टी गैलेक्सी ट्रेवल्स, एक तरह से स्टार ट्रैक जैसा ही है ये, थोड़ा आइडिया मेरा।
पर इसकी जो परिकल्पना है, इसको थोड़ा जब मैं लिखता रहा, मैच्योर करता रहा, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये एक तरह से क्या कहते हैं, श्रृंखला बन जाएगी। तो ये कुछ श्रृंखला का रूप लेती जा रही है अभी। तो ये मैं यही कहूँगा कि अभी थोड़ी परिकल्पना स्टेज पे है, मैं इसके आइडिया पे काम कर रहा हूँ। इसकी राइटिंग जहाँ तक मुझे उम्मीद है मैं 2023 के मैं शुरू कर पाऊंगा, और बनती मेरी कोशिश रहेगी कि एक बार जब मैं इसको लिखना शुरू करूं तो लेखन कार्य मैं 2 से 3 महीने में पूरा कर लूं, क्योंकि मेरे मन मस्तिष्क में इस कहानी को लेके, चाहे वो पात्र हो या मुख्य किरदार हो या मुख्य दृश्य हो, वो सब क्लियर है, साफ है। बस मैं ये उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा हूँ जो किताब में अनछुए ना रह जाएं, ताकि पाठक को जब वो किताब मिले तो उसे लगे कि यार वो एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड पे गया, वो तभी खत्म हुई जब वो राइड खत्म हुई, और उस बीच में पाठक इतना मंत्रमुग्ध रहे। और क्योंकि मैं प्रकाशक हूँ, इतने लेखकों के साथ बातें करता हूँ, तो बहुत सारी जो बातें मैंने उनसे की है, अगर मैं खुद उन पर अमल ना कर पाऊँ तो वो थोड़ा समस्या हो जाती है कि एज ए लेखक आप उस चीज पे अमल ना कर पा रहे हैं। तो हाँ, थोड़ा लेखन और फिर प्रकाशन में आप समझ सकते हैं कि मैं जब बाकी किताबों पे इतना समय दे रहा हूँ तो खुद की किताबों के लिए, लेखन के लिए उतना समय नहीं मिल पाता। बट हाँ, मैं लेखक पहले हूँ, प्रकाशक बाद में हूँ। तो मेरी ये किताब, और कई कहानियों की मैंने परिकल्पना कर रखी है। एक कहना नहीं चाहिए कि एक रोमांटिक भी लिख रहा हूँ, वो सोचता रहता हूँ उस कहानी के बारे में, बट उसमें अभी सारे को मैंने गढ़ा नहीं है, छोटे छोटे दृश्यों को गढ़ा है। और शायद मैं एक मर्डर मिस्ट्री लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, बट उसका बस मुझे एक दृश्य है जो मेरे मन मस्तिष्क से जा नहीं रहा। और एक कहानी मुझे याद आती है, वो इससे रिलेटेड है, सुपर हीरो से। अब वो जो अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं वो किस रूप में आता है सुपर हीरो, वो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बट हाँ, लेखक के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि 2023 नहीं तो 24 तक मैं अपनी पहली किताब पाठकों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी समय पे है कि वो मुझे समय कितना देते हैं, क्योंकि अगर प्रकाशन मेरा समय ज्यादा मांग रहा है तो लेखन थोड़ा समय ले लेता है। विकास जी जानना चाहते हैं कि अनुराग सिंह जी की सीरीज मुखौटा का रहस्य अमोघ रक्षपुत्र श्रृंखला के आगे अगले उपन्यास कब तक आएंगे? अनुराग जी अभी अपने अगर जीवन काल की बात करूं तो सफलतम वर्षों में है। उन्होंने हाल ही में एक नई नौकरी ज्वाइन की है, तो थोड़ा समय लग रहा है, नई जगह है, अपने घर से दूर है। तो करीब करीब उनकी परिकल्पनाओं की अगर हम बात करें तो रक्षपुत्र के अगला पार्ट का काफी हिस्सा वो लिख चुके हैं। अमोघ के ओरिजिन पे काम चल रहा है। अमोघ के जो तीनों पात्र हैं, आग्नेय और ये सब, उनपे ओरिजिन की कहानियां लिखी जा रही हैं। और मुखौटे का रहस्य जहां तक मुझे पता है कि आधी लिखी जा चुकी थी और आधी की परिकल्पना पे काम हुई। और उसके अतिरिक्त भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं अनुराग जी के साथ जिन पे हमारी चर्चाएं होती रही है। वो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में हम उनसे ये तीनों पार्ट, क्योंकि अब पाठक भी इंतजार कर रहे हैं, तो उनसे कह के हम जल्दी जल्दी ये करवा ही लेंगे कि आप इनको जल्दी लिख लीजिए। हाँ, परिकल्पना के तौर पे ये कहानियां पूरी हैं। अगला भाग करीब करीब सोच लिया गया है कि क्या लिखा जाएगा, बस वही लेखन का समय उन्हें नई नौकरी की वजह से मिल नहीं पा रहा है। तो उम्मीद है कि वो जल्दी उस चीज को करेंगे और पाठकों तक वो किताबें पहुंचेंगी। शैवाल का अगला भाग भी लिखा जा चुका है शमा कुमारी जी द्वारा। तो सुपर हीरो जॉनर में बकायदा लेखन लगातार जारी है, और इस पे आपको बहुत सारी किताबें देखने को मिलती रहेंगी। सुपर हीरो में अगर मैं बात करूं तो विकास भांति जी की जो किताब है किंचुल का, वो भी एक तरह से हम माइथोलॉजिकल सुपर हीरो में ही काउंट करते हैं। तो ये एक जानकारी है पाठकों के लिए अभी तक। शोभा जी कह रही हैं कि नई घोषणा क्या यही है कि आपकी किताब आना है? शोभा जी, आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सत्र के अंत में ये सारी घोषणाएं की जाएंगी कि क्या क्या नया आने वाला है, किस तरीके की चीजें हैं। तो उसके लिए जब तक सत्र को देखिए, और कोई आपके सवाल हैं तो वो हमसे पूछिए, उन सवालों को हम जवाब देंगे। लेकिन जो घोषणा होनी है वो सत्र के अंत में होगी। अच्छा जैन जी, अभी हम बात कर रहे थे, बीच में कई सवाल और आ गए तो उसमें थोड़ा बातचीत का क्रम टूट गया जी। हम लोग की बात चल रही थी, सबसे पहले बात हुई कि प्रकाशन की स्थापना, उसके बाद दूसरी जो बात हुई कि प्रकाशन किस तरीके से अलग है,
तीसरी जो बात हुई वो ये हुई कि किन किन विधाओं में प्रकाशन काम कर रहा है। अब एक जो सवाल है वो ये होता है कि मान लीजिए मैंने बाल उपन्यास या चिल्ड्रन के ऊपर कोई किताब लिखी, एक उपन्यास लिखा, तो अब मैं वो आपसे प्रकाशित कराना चाहता हूँ, तो मैं आप तक वो कैसे पहुंचाऊं, और आपके किताब चुनने के मानक क्या हैं? किस तरीके से आप कहानी को पसंद करते हैं? अब मैंने कोई कहानी लिखी है तो उस कहानी को आप तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या रहेगी? उसके बाद मुझे उस कहानी के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, कि कितने समय बाद आप जवाब देंगे? इस प्रक्रिया को जरा बताएं, और विशेष रूप से मानक क्या है आपके किसी किताब को चुनने के? जी, किताबें हम तक पहुंचाना बहुत आसान है। चाहे आप हमें पहले तो सोशल मीडिया पे फॉलो करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, आपको वहां से हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है। व्हाट्सएप पे अगर आप हमें संपर्क करेंगे तो हम आपको वो फॉर्म का लिंक दे देंगे, जिसके थ्रू आप सारी जानकारी भरकर लास्ट में अपनी फाइल अटैच कर सकते हैं। हम संपूर्ण पांडुलिपि लेते हैं, तो जब आप अपनी कहानी का संपूर्ण लेखन कर लें तब आप भेजें। इसमें अमूमन 3 से 6 महीने का समय लग जाता है, चयन प्रक्रिया कह लीजिए या चयन के बाद उसका संपादन प्रक्रिया कह लीजिए, क्योंकि इतने सारे सबमिशंस आते हैं और उसमें जो मानक हैं जैसा आपने पूछा वो थोड़े कड़े हो गए हैं समय के साथ, क्योंकि हमें भी अपना समय बचाना होता है, पाठकों तक बेहतर कहानियां पहुंचानी होती। इसमें मानक की अगर हम बात करें, एक तो भाषा का सरल और शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आपकी त्रुटियां आपके लेखन की तरफ से ही जितनी कम होंगी, लेखक अपनी तरफ से वर्तनी की, व्याकरण की, पूर्ण विरामों की गलतियां अगर जितनी कम करके भेजेगा वो हमारे लिए उतना सरल बना देगा उसे पढ़ना। कुछ हमारे फॉर्मेट है कि किताब में डायलॉग्स किस तरह से लिखे जाएं, तो वो हम बाद में सिखाते हैं, बताते हैं, तो वो परिवर्तन बाद में हो जाता है, वो रिजेक्शन का कारण नहीं बनता, हम बताते जरूर हैं। उसके अनुरूप अगर हम बात करें कि मानक और क्या गहरे हैं, तो जब हम किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या ये किताब बांधे रख सकती है, क्या हमें ये किताब देखिए कोई पाठक कैसे किताब पढ़ता है हमें नहीं पता। कई पाठक किताबों को चाहे वो थोड़ी स्लो हो पूरा पढ़ लेते हैं, तो कई पाठक ऐसे होते हैं जिन्हें जब तक वो किताब बांधे नहीं तो वो किताब आगे पन्ने पलटते नहीं है। तो हमारा यही अनुभव है कि जब तक आपकी कहानी में पन्ने पलटने की क्षमता है तब तक हम पढ़ रहे हैं और तब तक पाठक भी पढ़ रहा है। और फिर बहुत सारी चीजें आती है कि आपने जो पात्र चुने हैं, क्या पात्रों का चित्रण अच्छा हुआ है, क्या उनमें गुणवत्ता बढ़ी है, क्या उनका स्ट्रगल, क्या उनकी जो कन्फ्लिक्ट है वो उभर के सामने आए हैं, क्या कहानी का जो मुख्य उद्देश्य था कहानी को लिखने का वो सफलतम तरीके से पूरा हुआ है। अमूमन लेखकों को ये समझना होगा कि हमारे कोई मानक नहीं है जिससे हम कहानी को तय कर सकें ये कहानी बेहतर है या नहीं है। लेखक जिन नियमों पे कहानी लिखता है, लेखक जिस सृष्टि, जिस समाज, जिस दृष्टिकोण का परिकल्पना करता है, उसके अनुरूप अगर वो खुद ही कहानी को बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, हाँ, तो वो एक थोड़ी समस्या का प्रॉब्लम हो जाती है कि आप उसको ऐसे समझिए कि जैसे मैं साइंस फिक्शन लिखता हूँ, मैं एक वर्ल्ड का निर्माण करता हूँ और मैं कुछ नियमों को साधता हूँ कि इन नियमों पे ये दुनिया चलती है, और सडनली आप ये कहें कि ये नियम ऐसे नहीं काम कर रहे, ये नियम वैसे काम नहीं कर रहे, और उसका आपके पास कोई उचित उत्तर नहीं है, तो वो एक समस्या हो जाती है। दूसरा, व्याकरण के तौर पे बात करें तो समय, काल, इनका ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपकी भाषा कैसी है उसका ध्यान, जैसे बीच में मैंने गौर किया कि कई लेखक गाली गलौच वाली किताबें भेज रहे थे। अब आप सोचिए जब हम बाल साहित्य के प्रकाशक हैं तो गाली गलौच वाली किताबें कितनी ही हम, अब वो कहना सही होगा कि आज का समाज ऐसा हो सकता है कि वो इसी तरह बात करता हो या चीजें करता हो, बट मुझे लगता है कि समाज का चित्रण करना और एक उच्चतम समाज की परिकल्पना करना लेखक की जिम्मेदारी है। चाहे हमारा समाज कैसा भी हो, उसके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करना लेखकों का काम होना चाहिए, और वो भी एक कारण बनता है किताब को चयन करने में कि कहानी में कहीं आप ऐसे दृश्य ना दिखा दें, कहीं ऐसी बातें ना कह दें जो अखरे मतलब कि उसका फायदा हमें ना नजर आ रहा हो, कि क्या ये कहानी में सिर्फ
पात्र के चरित्र को दर्शाने के लिए या सामाजिक चित्रण के लिए आपने बस लिख दिया है, इसका कहानी का कोई लाभ नहीं है। और मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियां देखी हैं, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मेरे पास 377 धारा पे जो समलैंगिक किताब है वो भी आई थी, और मैंने उसको भी पसंद करने से मना नहीं किया। कारण ये था कि वो किताब अपने ही नियमों पे सफल नहीं हो पाई। जो जिस बात को वो कहना चाह रही थी वही बात वो सही से नहीं कह पाई। तो मैंने लेखक से यही कहा कि आप इसको थोड़ा और सुधार करें, बेहतर करें, क्योंकि आप जो कहना चाह रहे हैं आप उसे सही से रख नहीं पा रहे। अमूमन लेखक के साथ यही समस्या है कि आप अगर गलत होंगे तो आप अपने ही लेखन में गलत होंगे। कोई आपको गलत साबित करने के लिए प्रकाशन खोल के नहीं बैठा है। मैं किसी भी प्रकाशक को लेखक को ये नहीं कहूंगा कि जो आपने लिखा है वो गलत लिखा है। आप बस अपनी ही परिकल्पना को सही से चलचित्र नहीं बना पाए हैं। आप उस तरह से नहीं लिख पाए हैं कि पाठक के मन में एक ऐसी चलचित्र चलता रहे जो अंत पे जाके खत्म हो। तो हम, और शायद हम ही ऐसे प्रकाशक हैं जो फीडबैक भी देते हैं कि आपकी किताब में क्या क्या कमियां रही या क्या क्या चीजें हमें नजर आई, जिससे ये लगता है कि ये किताब शायद उस कोटि की नहीं लिखी गई है जिसे हम प्रकाशित करना चाहें। क्योंकि हम ट्रेडिशनल प्रकाशक हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा जो हमारा पैसा है, समय है, जो हमारा ज्ञान है, वो एक किताब पे लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास भी लिमिट संसाधन है किसी भी एक लेखक को देने के लिए। तो जितना लेखक हमारे लिए सरल बनाएगा उन संसाधनों को इस्तेमाल करना, हमारे लिए भी उतना सरल होगा पाठकों तक उस किताब को बेहतर से बेहतर और जल्दी से जल्दी पहुंचाने में। तो मानक हमारे यही कहते हैं कि आप बेहतर लिखें, लेखनी को इम्प्रूव करें। समस्या ज्यादातर यही होती है कि कहानी से ज्यादा आपकी लेखनी कहानी को मात दे जाती है, इसलिए वो जो बात है उसका प्रभाव नहीं रह पाता, और वो जो प्रभाव नहीं रहता तो आपकी कहानी मात्र शब्दों का जाल बन के रह जाती है। मैं अपने अगले सवाल को लूं, जो कि ट्रेडिशनल पब्लिकेशन से ही है। जैसा आप बता रहे थे कि आप ट्रेडिशनल पब्लिकेशन हाउस है, तो मैं उसको लूं। उससे पहले जयदेव जी जानना चाहते हैं कि संदीप अग्रवाल जी का अगला उपन्यास कब तक आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया 80% उसका लेखन हो चुका है, 20% बाकी है, और उसके बाद थोड़ा समय उसकी वर्तनी सुधार और छोटी मोटी त्रुटियों को सही करने में जाएगा। तो सितंबर का माह तो उसके संपादन और कवर डिजाइनिंग और सारी चीजों में जाएगा, और सितंबर के माह के अंत तक हम लोग शायद टाइटल वगैरह फाइनल कर लें। अभी टेंटेटिव टाइटल है, बट वो भी बता देने से मुझे लगता है कि पाठकों के मन में एक छवि बन जाएगी। इसलिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि हाँ, ये रोबोटोपिया एक डिस्टोपिया जॉनर है। डिस्टोपिया जॉनर में भी किताबें हिंदी में आपको नहीं मिलती। साइंस फिक्शन में अपोकैलिप्टिक यूटोपिया और डिस्टोपिया, ये दो तरह की कहानियां होती हैं जो आनी चाहिए, आई नहीं है। डिस्टोपिया ये कहता है कि मान लीजिए आज से 50 साल बाद किस तरह की दुनिया होगी, किस तरह का समाज होगा, किस तरह के लोग होंगे, ठीक है। अगर उसमें कुछ बहुत बेहतर है, यूटोपिया है, तो वो बहुत अच्छा। और कहीं मान लीजिए कहीं नेगेटिव चीजें समाज में बढ़ गई हैं, जो समय के साथ समाज कहता है ना कि कलयुग का समय चल रहा है, वैसा कुछ समय आ गया है, तो वो डिस्टोपिया बन जाता है। तो डिस्टोपिया में चीजें नेगेटिव ज्यादा होती है और उसके लिए संघर्ष भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये संघर्ष की बहुत बेहतरीन कहानियां बनती हैं। रोबोटोपिया में भी आप सोचिए कि हम आज मानवों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आज के समय में जब हमारे साथ रोबोट्स होंगे, क्या उनके अधिकारों के लिए हम उसी तरह लड़ेंगे कि रोबोट्स जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जिनके अपने मन में शायद कुछ फीलिंग्स हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेवलप कर दी है, क्या उनके अधिकारों के बारे में सोचना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये कहानी रोबोटोपिया में कही गई थी और पाठकों ने उसको बहुत पसंद भी किया। तो उसी दर्ज पे हमने अगली कहानी, ये किताब का पूरा प्रोसेस तैयार किया है, और ये बहुत जल्दी, मैं कहूंगा शायद अक्टूबर या नवंबर में ये किताब आपको मिल जाएगी। जी। जैसे कि हम अगर बात करें प्रकाशन की, प्रकाशक हाउस की, तो आज दो तरीके के प्रकाशक हमें दिख रहे हैं। एक सेल्फ पब्लिकेशन, दूसरे ट्रेडिशनल, और तीसरे एक है जिनकी को क्या नाम दिया जाए मुझे समझ में नहीं आता है। पहले वो कहते हैं कि हम आपकी किताब छापेंगे, बाद में कहते हैं कि इतनी सहयोग राशि देनी पड़ेगी, तो उनका अलग ही जोनर है, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो हम बात करेंगे सेल्फ पब्लिकेशन और ट्रेडिशनल की। जैसे कि आपने बताया कि आप लोग ट्रेडिशनल पब्लिकेशन हाउस हैं और पाठक लेखक से एक भी आप पैसे नहीं लेते हैं, लेखक की फ्री में आप किताब
प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? और दूसरी एक जो समस्या मुझे समझ में आती है कि एक किताब अमूमन उसकी कीमत कम से कम आप देखें तो 100-150 रुपए होती है। अब ऐसी आप अगर 500 किताबें निकलवाते हैं और उनकी वो हजारों में उनकी मतलब पैसे फंस जाते हैं आपके कई सारी किताबों में, तो ऐसे में अगर वो किताब नहीं बिकती है, लेखक उतना अच्छा नहीं कर पाता है, तो ऐसे में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ऐसे में पैसा आपका फंस जाता है, या आप जो सब समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को कैसे आप लड़ते हैं उनसे, या कैसे उन समस्याओं का सामना करते हैं? जी, ये प्रश्न तो जब हमने प्रकाशन शुरू किया था तभी था हमारे पास कि ठीक है, कहानियां हमने लेखक से ले ली, संपादित करवा दी, संपादक को हमने पैसे दे दिए, प्रूफ रीडर को हमने पैसे दे दिए, कवर आर्टिस्ट को हमने पैसे दे दिए, पैसा तो लग गया सारा, वो हमारा लगा है। हम ये भी समझते हैं कि लेखक अपना समय दे के आया है, अपना पसीना दे के आया है उस कहानी को लेखन में, अपनी पूरी सालों की पढ़ाई उस कहानी पे खर्च करके आया है, और फिर वो अपना सब कुछ आपको सौंप देता है कि अब आप देखिए। तो उसके बाद हम तो एक तरह से बहुत थोड़ा सा अपना समय और अपना खर्च व्यय लगा रहे हैं। तो एक तरह से पार्टनरशिप ही मैं मानता हूँ लेखक और प्रकाशक के बीच में, कि आप उस पे उसको और बेहतर कर रहे हैं, उसको और बढ़िया बना रहे हैं, और उन दोनों का साझा प्रयास ही होता है कि किताब पाठकों तक पहुंचे, और लेखक भी चाहता है, प्रकाशक भी चाहता है कि किताब ज्यादा से ज्यादा बिके, ताकि लागत वसूल हो, लागत के बाद उसमें मुनाफा भी वसूल हो। और मैं इसके लिए पाठकों का ही आभारी हूँ कि फ्लाई ड्रीम जैसे नए प्रकाशन को हमने, क्योंकि प्री ऑर्डर लगाया, प्री ऑर्डर भी लगाने का कारण यही था कि शायद थोड़ा पैसा पहले मिल जाए, ताकि हम उस खर्चे को कहीं ना कहीं कम कर पाए। और उसका फायदा हमने ये उठाया कि हमारे शुरुआत के कम से कम 4 से 5 सेट हमने प्री ऑर्डर में ही लगाए, जिससे हमें थोड़ी धनराशि मिलती रही, और उससे उस धनराशि का फायदा हमने किताबों के मुद्रण में लगाया, कि जो कि मुद्रण सबसे बड़ी खर्च होता है किसी भी किताब में। तो वो हमने किया, और धीरे धीरे शायद हम पाठकों के ही प्रेम की वजह से इतने सफल हो पाए कि अब हम बिना प्री ऑर्डर के भी किताबें निकाल पाते हैं। तो इन सब के लिए मैं पाठकों का ही आभारी हूँ कि उन्होंने फ्लाई ड्रीम्स की नींव रखने में इतना सहयोग हमें दिया। और अब क्योंकि किताबों की कीमत बढ़ भी रही है, तब भी पाठक हमसे वो किताबें खरीद रहे हैं और हमें वो फायदा दे रहे हैं। दूसरा जो प्रश्न था कि कई किताबों पे हमें मुनाफा हो ना हो, देखिए किताबें अगर हम पुराने लेखकों की भी बात करें, चाहे वो प्रेमचंद्र हो या निराला हो या चीजें हो, किताबें वक्त मांगती हैं। आप सोचें कि पहले ही 3-4 महीनों में वो किताबें आपको मुनाफा कमा के दे दे, ये बड़ी मतलब कहते हैं ना कि गलत उम्मीद रखना हो जाएगा। आप उनसे ये उम्मीद करिए कि हाँ, आपकी लागत वसूल होती रहे, ताकि आप उसकी और प्रतियां छाप के पाठकों तक और पहुंचाते रहें, एक वो सर्कुलेशन चलता रहे कि किताबें आउट ऑफ स्टॉक ना हो। किताबें जब तक उपलब्ध रहेंगी, किताबें बिकती रहेंगी और आप उसका प्रचार करते रहेंगे। रोबोटोपिया 2018 में आई थी, हमने उसका नया कवर बनाया, वो पाठकों को पसंद भी आया, किताब आज भी बिक रही है। तो 4 सालों पहले किताब भी आज भी हम प्रकाशन में है, भूतिया हवेली आज भी उपलब्ध है, खौफ आज भी उपलब्ध है, खौफ के तो पता नहीं चतुर्थ संस्करण भी आ गया। तो नई नई किताब, ना सिर्फ नई किताबें हम लेके आ रहे हैं, पुरानी किताबों के नए संस्करण भी हम लेके आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किताब पे लेखक जो समझता है ना कि सब एक बार खर्चा लगता है, वैसा नहीं है। आपकी किताब पे बारंबार खर्चा लगेगा, शायद कवर नया बनेगा, बहुत सारी चीजें होंगी कि जो समय के साथ बढ़ेगी। और दूसरा, हम अपना जो खर्चा बढ़ा रहे हैं, कहना चाहिए कि हम चित्र भी बनवा रहे हैं, कि कहानियों में चित्र भी बनते हैं। अलबेला जो एक किताब थी उसमें चित्र बने, अलबेला 2 के लिए हमने चित्र बनवा रहे हैं। बहुत सारी किताब, जैसे सुल्तान सलमान के लिए हमने आर्ट वर्क बनवाया। तो हर आर्ट वर्क का अपना कॉस्ट होता है। और अभी जो फिनिक्स मैंने आपको ये दिखाया कि ये आर्ट वर्क भी अगर किताब में जा रहा है आपको इतना बेहतर दिखाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि इस किताब को पाठकों तक लाने के लिए हमें कितने प्रयास करने पड़ते हैं। तो ये सारे प्रकाशन की तरफ से प्रयास है, और ये ट्रेडिशनल पब्लिशर होके ही संभव है। आप ये भी समझिए, अगर मैं एक पेड पब्लिशर होता है, सेल्फ पब्लिशर होता, तो मैं लेखक से किताब लेता, उसको साँचे में डालता, इसको साँचा कहते हैं एक तरह से, इस साँचे में डालता, कोई भी डिजिटल से कवर बनाता है या ऑनलाइन कोई कवर उठा के इस किताब को। और खासकर इस चीज को देखिए,
इस चीज पे बाकी प्रकाशक जो है वो शायद काम ही नहीं करते, लेखक का परिचय डाल के छोड़ देते हैं। जबकि ये ब्लर्ब है, ये किताब का एक तरह से ट्रेलर है जिसपे आपको लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और ये हम पहले किताब से करते आ रहे हैं कि आप इसके डायलॉग्स देखिए, आप इसकी चीजें देखिए, आप इसका प्लेसमेंट देखिए, हर चीज पे हमने काम किया। आप इस चीज को देख के साफ कह सकते हैं कि एक एक डिजाइनिंग कौन सी चीज कहाँ जाएगी, स्पाइन में कौन सी चीज कहाँ लगेगी, सबका ध्यान रखा जाता है। और ये जब आपको पता है कि आपका किताबों से प्रेम है और आपका भी इसमें उतना ही योगदान है जितना एक लेखक का योगदान है, तो आप ज्यादा अच्छी मेहनत करते हो। ट्रेडिशनल पब्लिशर बनने का जो मुख्य कारण ये था वो हमारे लिए था, लेखकों के लिए नहीं था। लेखक तो पैसा देके भी छप जाएगा, नहीं पैसा देके भी छप जाएगा, किसी भी प्रकाशक से छप जाएगा। फ्लाई ड्रीम्स ही क्यों? क्योंकि फ्लाई ड्रीम्स आपकी किताबों को अपनी किताब मान के प्रकाशित करता है। फ्लाई ड्रीम्स अपने प्रेम, अपना खून पसीना लगा के इन किताबों को बनाता है, पैसा लगता है हमारा भी, ठीक है। और इन सब चीजों के बाद वो किताब हमारी हो जाती है, और जब वो किताब आपकी हो जाती है तो आप उसको अपने बच्चे की तरह चाहते हैं कि वो सफल हो। समय लगेगा, वो शायद हो सकता है कि 2-3 साल ले ले, बट हमें पता है कि उस समय का सदुपयोग हमको करना आता है क्योंकि हम उस चीज के लिए तैयार हैं। तो ट्रेडिशनल पब्लिशर होना हमारी अपनी निजी एक पहचान है कि हम बेहतर काम दे सके आपको, हम आपको ये सुनिश्चित कर सके कि हम वो प्रकाशन है जो निरंतर इस प्रयास में है, जो बेहतर से बेहतर कार्य आप तक पहुंचाने के लिए नियमित है। इसमें जो पेड पब्लिशर है या सेल्फ पब्लिशर है, उनके साथ कमी यही है कि वो पुराने मानकों पे काम कर रहे हैं, पुराना जो सिस्टम चला आ रहा है उस पर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यूनिकोड फॉन्ट पे भी किताबें लाई जाती होंगी, अभी भी पुराना फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, अभी भी डिजिटल पे लोग पहुंच नहीं पाए हैं। ना कि सिर्फ हमारी पेपर बैक है, हमारी ई बुक किंडल पे भी किताबें बहुत ज्यादा पसंद की जाती, पढ़ी जाती है। हमारी किताबों के ऑडियो बहुत ज्यादा, मतलब आप देखिए पहली जो किताब आई थी 50 पन्नों की कुआं, उसका ऑडियो भी बना। तो ये सारी चीजें तभी संभव है जब आप एक ट्रेडिशनल प्रकाशक है, क्योंकि आप किताबों को उनके किताब रूप के लिए पढ़ रहे हैं। फिर अगर हम बात करें सेल्फ पब्लिश होने की, या आपने जो कहा कि वो जो तीसरे तौर के प्रकाशक होते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि देखिए उस तरह से आप लेखक की एक किताब छाप सकते हैं और ऐसे हजारों लेखकों की हजारों किताबें छाप सकते हैं और उनकी 1000 प्रतियां छाप सकते हैं। 1000 प्रतियां खत्म होने के बाद क्या, चेतन भगत हो गए या मुंशी प्रेमचंद्र हो गए या निराला हो गए, ये सारी जो लेखक हैं ये आज इसलिए प्रकाशित हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने अच्छा लिखा, समय के अनुरूप लिखा कि अगर हमको 100 साल बाद भी पढ़ा जाएगा तो लोग तारीफ करेंगे। तो प्रकाशन के साथ भी सेम है। ये आज इस किताब का पहला प्रकाशन हुआ था 1904 में। आप समझ रहे हैं, 100 वर्ष पुरानी किताब है ये, और 100 वर्ष बाद पहली बार इसका हिंदी अनुवाद आ रहा है। तो आप सोचिए कि हिंदी पाठकों के लिए कितनी सारी कहानियां एक तरह से उनकी पहुंच से दूर है, जो उनको पता भी नहीं है कि इस तरह की बेहतरीन कहानियां हमें पढ़ने को मिली हैं। और ये ट्रेडिशनल पब्लिशर ही है जो इन चीजों के बारे में सोचेगा, पाठकों के बारे में सोचेगा, लेखकों के बारे में सोचेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। तो ट्रेडिशनल पब्लिशर होना मतलब सर्वप्रथम है किताबों के प्रति प्रेम। हमने ट्रेडिशनल पब्लिशर का एक काम होता है कि बिजनेस नहीं बनाना है इसको, ये हमारे लिए धंधा नहीं है, ये हमारे लिए रोजी रोटी नहीं है, ये हमारे लिए प्राण वायु है। और प्राण वायु के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपका परस्पर लेखकों से अच्छा संबंध और पाठकों के साथ अच्छा प्रेम वो बना रहना चाहिए। और यही एक कारण है कि हम फ्लाई ड्रीम्स को हमेशा ट्रेडिशनल पब्लिकेशन हाउस ही रखेंगे, क्योंकि किताबों के लिए जो हमारा प्रेम है वो सर्वप्रथम है। और सर्वप्रथम वाली चीजों के लिए थोड़े पैसों से वो जो प्रेम है वो खरीदा नहीं जा सकता। जैन जी, इसके अलावा फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन के अलावा आप लोगों के 2 इम्प्रिंट फ्लाई विंग्स और सृजन,
तो इनके बारे में भी हमारे जो दर्शक हैं उनको जानकारी दीजिए। हाँ, प्रकाशन के तौर पे आप ये समझिए कि ये मिथिलेश जी का बड़ा अच्छा आइडिया था। वो मुझे दिखाते रहते थे कि ये देखिए ये पेंगुइन हाउस है, इनके इतने इतने उपक्रम हैं, ये इस तरह से किताबें निकालते हैं, या साइमन एंड सेचर के इतने उपक्रम हैं, तो हमारे भी उपक्रम होने चाहिए। ठीक है, उपक्रम क्यों होते हैं? उपक्रम होते हैं प्रकाशक के लिए थोड़ी सुविधा बनाने के लिए, कि भाई इस विधा की किताबें इस प्रकाशन में, मतलब सॉरी, इस उपक्रम में आएंगी और इस विधा की किताबें इस उपक्रम में आएंगी। उसकी एक टीम, डेडिकेटेड टीम बनाई जाएगी जो इन किताबों पे काम करेगी, और एक डेडिकेटेड टीम बनाई जाएगी जो इन किताबों पे काम करेगी। और हम भी चाहते हैं कि बड़े प्रकाशक बने, हमारा भी अच्छा खासा टीम हो जो अलग अलग विधाओं पे नियमित तौर पे काम करे, जिसपे उनकी पकड़ अच्छी हो। तो हमने फ्लाई विंग्स का निर्माण किया इस चीज को तय करने के लिए कि ये फ्लाई विंग्स क्या करता है। ये किताबों को पंख दे रहा है, आपकी लेखनी को पंख दे रहा है, और उन लेखनियों को पंख दे रहा है हॉरर, एडवेंचर और चिल्ड्रन। हमने ये सोचा कि फ्लाई ड्रीम क्योंकि बहुत सारी विधाओं में किताबें लिखता है, तो बहुत सारी किताबें दब जाती है प्रकाशन में या प्रचार में। तो फ्लाई विंग्स का नया प्रकाशन आने से ये हुआ कि थोड़ी टीम अलग हुई, उनका एक फोकस रहा कि हमें इन्हीं विधाओं पे काम करना है, इन्हीं विधाओं की किताबों पे काम करना है। जो ये किताब है फिनिक्स एंड द कारपेट, ये भी फ्लाई विंग्स से आती है। फ्लाई ड्रीम्स का यहाँ पे लोगो लगा है और फ्लाई विंग्स का ये उपक्रम है। तो ये साफ दिखाता है कि हमने ये एक इंटरनल एडजस्टमेंट के तौर पे काम किया है कि ये जो फ्लाई विंग्स है ये उन विधाओं को, उन कहानियों को आगे ले जाए। और दूसरा इसका ये कारण था कि हमारी कई ऐसे लेखक थे जिनकी कई किताबों के साथ हमें थोड़ा एक नया एक्सपेरिमेंट करना था, जिसको हम कहते हैं डिजिटल फर्स्ट। डिजिटल फर्स्ट का मतलब वो किताबें ई बुक पे पहले आई, पेपर बैक में बाद में आई। और ये हम एक्सपेरिमेंट इसलिए करना चाह रहे थे कि हम देखना चाह रहे थे कि क्या लेखकों की किताबें ई बुक पे ज्यादा चल रही हैं या पेपर बैक में ज्यादा चल रही हैं। वो क्योंकि प्रकाशन में सिर्फ पेपर बैक नहीं होता, डिजिटल फर्स्ट में हो सकता है कि शायद आपकी किताब की ऑडियो बुक पहले आए, और ऐसा हमने 2-3 किताबों के साथ किया है। तो फ्लाई विंग्स उसी तरह का एक प्रकाशन है जो नए एक्सपेरिमेंट्स, नई विधाओं में खोज करना, और मुख्य जो इसकी 3 विधाएं हैं, हॉरर और एडवेंचर और चिल्ड्रन, उसमें किताबें लाना। तो जो नई सुल्तान सुलेमान है वो फ्लाई विंग से आ रही है, और एक नई किताब जो मिथिलेश जी की है वो इससे आ रही है। तो मैं इसको यही कहूंगा कि फ्लाई विंग्स एक बहुत अच्छा उपक्रम है, एक सफलतम उपक्रम है जिसने साबित किया है कि उपक्रम के साथ भी आप अच्छे प्रकाशन, अच्छी किताबें ला सकते हैं। सृजन के बारे में भी कुछ हमारे पाठकों को बताएं। हाँ, सृजन हमारी 2018 की ही कल्पना थी। सृजन का जैसा आप लोगो देख पा रहे हैं, एक बड़ा वृक्ष है जिसकी जड़ें मजबूत हैं, और ये नई नई कोपले, नए नए पत्ते आप तक, फूल तक आप तक पहुंचा रहा है। तो हम ये मानते थे कि फ्लाई ड्रीम्स का निर्माण तो हमने उन विधाओं के लिए किया जो है ही नहीं, या लुप्त है, या खत्म होने की कगार पे है। पर जो परिपक्व विधाएं हैं, जैसे कहानी संग्रह होते हैं, कविता संग्रह होते हैं, आपके सामाजिक साहित्यिक किताबें होती हैं, नॉन फिक्शन किताबें होती हैं, या सेल्फ हेल्प किताबें होती हैं, ये वो किताबें हैं जो समाज में नियमित तौर पे किताबें आ रही हैं। तो उन विधाओं के लिए हम क्या करें? अमूमन हम क्या करते थे कि उन विधाओं को, क्योंकि हमें समय नहीं होता था, तो हम मना कर देते थे कि अभी या तो हम इन विधाओं में, हमारे पास उस तरह के पाठक अभी रुचि नहीं ले रहे हैं, या हम उस विधाओं के लिए उतने तैयार नहीं है। तो जब हमें समय सही लगा कि हम इन विधाओं के लिए तैयार हैं, तो सृजन का हमने निर्माण किया कि ये सृजन अब उन विधाओं को आप तक पहुंचाएगा। तो मैं 1 मिनट आपको बीच में रोकना चाहूंगा। एक सवाल बीच में आया है, शायद सृजन से संबंधित एक सवाल है। उषा अग्रवाल जी हैं, वो जानना चाहती हैं क्या आप अपने प्रकाशन से काव्य का प्रकाशन भी करते हैं? इसके बारे में जानकारी दीजिए। हमारी अब तक 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वीकेंड वाली कविता, जो हर वीकेंड हम अपने पेज पर एक कविता प्रकाशित करते हैं, और इसका अगला भाग भी बहुत जल्दी तैयार होने वाला है, क्योंकि वीकेंड वाली कविता में 52 हफ्तों की 52 कविताएं हैं। और इसका अगला भाग भी, क्योंकि साल पूरा हो गया है, तो विनोद दुबे जी ने अगली किताब का भी काम पूरा कर लिया है। दूसरी किताब आई लम्हे जिंदगी के, प्रहलाद नारायण माथुर जी बहुत अच्छे लेखक हैं, जिनकी पहली किताब हमारे साथ माँ के अनपढ़े खत,
बहुत मार्मिक किताब है और उन्होंने बहुत कई किताबों का लेखन भी किया है। तो उनकी जो बेहतरीन कविताएं हैं उनको हमने लम्हे जिंदगी में पिरोया है। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर देवेश पांडे जी की। उनकी किताब आई सारंग, जीवन के रंगों का इंद्रधनुष। वो ऐसे कवि निकले जिन्होंने कविताओं, हिंदी कविताओं में हाइकू इंट्रोड्यूस किया, लघु कविताओं का चित्रण किया। चार लाइन्स में आप अगर अपनी बात कह पाए, वो उन्होंने लिखा और बहुत बेहतरीन कई तरह की उनकी कविताएं हमने प्रकाशित की। ये 3 तरीके की काव्य संग्रह हमने सृजन से प्रकाशित किए। जैसा मैंने बताया कि हम अलग तरीके के काम करते हैं। आर्टिकल्स जो एक तरह से कह लीजिए कि कुछ निबंध टाइप के हो गए या चीजें होगी, उसका जो कलेक्शन है वो आभासी पन्ने ओम प्रकाश यायावर जी की कलम से, जिसमें उन्होंने विभिन्न विषयों पर लिखा है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे वो एक कंपटीशन में एस्पिरेंट की बात हो कि वो किस तरह से आईएएस बना, आईपीएस बना, या कैसे किसी आईआईटीएन ने अपना सब कुछ छोड़ के एक नया स्टार्टअप डेवलप किया। ऐसे बहुत सारे विषयों पे उन्होंने कुछ 80 से ज्यादा आर्टिकल उस किताब में है, आभासी पन्ने में। दूसरी हम बात करते हैं कि एक, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड। तो दोस्तों जैन जी हमें बता रहे थे अपने प्रकाशन सृजन के के अलग साथ अलग हमने अपना नई भाषा का भी थोड़ा प्रयोग किया है कि हम अंग्रेजी में आ रहे हैं। तो सृजन के साथ एक ये काम अच्छा हुआ है कि हिंदी के साथ साथ हम अंग्रेजी भाषा में भी आए हैं। और जैसा कि इस किताब का आप साइज देख सकते हैं, ये पॉकेट बुक है जिसको आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं बकायदा। ये मेरी पॉकेट तो शायद थोड़ी छोटी पड़ रही है, बट ये शायद आ जाएगी, ठीक है, कि आप इसको अपनी पॉकेट में आराम से लेके, या अमूमन जेब की पॉकेट में लेके घूम सकते हैं। इसका साइज आप इसको ऐसे कंपेयर कीजिए जी। ये 4x6 की छोटी सी किताब है। और कई बार होता भी है, बहुत सारे लेखक हमारे पास आते हैं जिन कहते हैं कि यार हमारे जो कहानी है वो 20 से 25 हजार शब्दों में खत्म हो जाती है, तो उससे अमूमन कितने ही पन्ने बनते हैं, 100-120 पन्ने बनते हैं। तो आप देखिए इसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं रखी गई है, क्वालिटी बकायदा अच्छी खासी है। और इसमें क्या खास बात है, इसमें ये खास बात है, एक पॉकेट बुक में भी आपको इलस्ट्रेशन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक पॉकेट बुक में भी आपको एक मातृत्व का भाव देखने को मिल रहा है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ किताब छोटी हो जाने से इसकी क्वालिटी में हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। चाहे आप इसकी पेपर क्वालिटी की बात करें, चाहे आप इसके आर्टवर्क की बात करें, चाहे आप इसके कलेक्शन की बात करें, हमने बकायदा इसको अच्छे से सीखा है। और ऐसी बहुत सारी किताबें आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगी जो इस साइज में आएंगी, ताकि आप एक कहते हैं ना कि छोटी सी यात्रा में, छोटे से सफर में एक छोटी सी किताब, एक मार्मिक किताब को पढ़ सकें। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि हर विधा को एक बार ट्राई करें, चाहे वो बाल उपन्यास हो, हॉरर हो, चीजें हो, क्योंकि कई कहानियां छोटी जरूर होती हैं बट प्रभाव उतना ही बेहतर छोड़ती हैं। तो ये एक किताब है जो हम बता रहे हैं कि सृजन ने ये सारे एक्सपेरिमेंट अभी तक किए हैं। और सृजन की एक नई किताब और आ रही है, 4 दीवारी। उसमें हमने आपको पता होगा एक विधा है माइक्रो स्टोरीज जो एक पन्ने में 4 लाइनों में या एक इंस्टाग्राम के पोस्ट में खत्म हो जाती है, बट प्रभाव बहुत छोड़ती है, क्योंकि वो सीधे चोट करती है उस बात पर जिस बात को वो कहना चाहती है, जिसको हम टाइनी टेल्स भी कहते हैं एक तरह से। तो वो टाइनी टेल्स भी हम लेके आ रहे हैं। और कई कई काव्य संग्रह की अगर हम बात करें तो कई कवियों की एक साझा संग्रह भी हम प्रकाशित कर रहे हैं फलक नाम से, वो अगले माह प्रकाशित हो जाएगी। तो ये 2 किताबें आपको सृजन से भी देखने को मिलेंगी। और फ्लाई विंग्स का तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि फ्लाई विंग्स से ये किताब आ गई है और सुल्तान सुलेमान भी जल्द आपके हाथ में होगी। तो नियमित तौर पे फ्लाई ड्रीम्स, फ्लाई विंग्स क्लासिक का मतलब ये है कि जो अनुवाद है हमारा वो फ्लाई विंग्स के अन्य उपक्रम, मतलब फ्लाई विंग्स के अंदर ही एक पार्ट है क्लासिक, उसके अंदर आएंगी। तो इस तरह से हम प्रकाशित कर रहे हैं। और ये 3 हमारे उपक्रम आज हमारे 4 सालों में बन के तैयार है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आगे चल के धीरे धीरे हमारे कई सारे उपक्रम हो जिनका अपना इंडिपेंडेंट काम करने का तरीका हो, और वो आपकी कहते हैं ना हर पाठक के सपने या हर पाठक के
मन मुताबिक जो किताब हो वो हम पहुंचा पाए भारत के हर जी वर्ग के लिए, चाहे वो 65 वर्ग का बुजुर्ग हो या 6 साल का बच्चा। जी। तो मैं अगला सवाल आपसे लूं उससे पहले मैं उषा जी को जवाब देना चाहूंगा। उषा जी ने जैसे कि सवाल पूछा था कि आप क्या अपने प्रकाशन एक आप प्रकाशित करते हैं, तो जैन जी ने जैसे बताया कि आप प्रकाशित करते हैं अपनी कविताएं। आप जैन जी को जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मेल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भेज सकती हैं। जैन जी हाँ, मैं देव एक चीज प्रसाद और जी। बता देता हूँ कि जी क्योंकि ये हमारे तीनों प्रकाशन है, तो आप एक बार इनकी तीनों ईमेल आईडी सुन लीजिए। अगर आप इस ट्रेडिशनल पब्लिकेशन में आ रहे हैं सीधे तौर पे और आपकी किताबें हमारे अनुरूप है पुराने सिस्टम में, उन विधाओं में लिख रहे हैं साइंस फिक्शन वगैरह, तो teamflydreams@gmail.com पे आप कांटेक्ट कीजिए। अगर आप फ्लाई विंग्स पे आ रहे हैं, आपकी किताबें बच्चों पे हैं, आप हॉरर में कुछ लिख रहे हैं, एडवेंचर में कुछ लिख रहे हैं, सुपर हीरो में कुछ लिख रहे हैं, तो आप टीम फ्लाई विंग्स को कांटेक्ट करें @gmail.com। और जब आप काव्य संग्रह भेज रहे हैं, कहानी संग्रह भेज रहे हैं, नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प जैसी किताबें भेज रहे हैं, जो कि पुराने विधाओं की किताबें जो अन्य प्रकाशक भी प्रकाशित करते हैं, तब आप सृजन flydreams@gmail.com पे भेजिए। ठीक है, और इन तीनों की जानकारी आपको सिंगल व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है 9660035345, इस पे अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको डायरेक्ट वही लिंक देंगे जो आपके अनुरूप है। बस आपको इतना बताना रहेगा कि आप किस विधा की कहानी हमें भेज रहे हैं, ताकि हमारे लिए भी ये थोड़ा मैनेज करना आसान हो जाए कि हाँ, क्योंकि देखिए इतने सारे सबमिशन आते हैं और सभी अगर एक जगह आ जाएंगे तो किसी का ध्यान किसी पे भटक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने इन तीनों उपक्रमों का निर्माण किया है। जी। इसके अलावा उषा जी आपसे ये भी जानना चाहती हैं, क्या जो आप ताजा काव्य संग्रह ला रहे हैं तो उसमें अपनी कविता भेज सकती हैं वो? नहीं, उसका काम पूरा हो गया है, पर भविष्य में अगर हम जब नया काव्य संग्रह, साझा काव्य संग्रह के लिए काम शुरू करेंगे या साझा कहानी संग्रह के लिए काम शुरू करेंगे, तो हम उसका अनाउंसमेंट हमारे सोशल मीडिया पेज पे करते रहेंगे। आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशंस को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे हमारे तीनों उपक्रम फ्लाई विंग्स, फ्लाई ड्रीम्स और सृजन तीनों को फॉलो करें। आपको जानकारियां इस सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती रहेंगी और इन्हीं सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी किताबों का प्रचार होता रहेगा। देव प्रसाद जी के दो सवाल हैं। पहला सवाल मैं आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्टीफन किंग जी की उपन्यासों का हिंदी अनुवाद इस प्रकाशन से जल्दी पढ़ने को मिले। यह मेरा सपना है। क्या ऐसी कोई उम्मीद है भविष्य में कर सकता हूँ? इस पर विस्तार प्रकाश डालें। बिल्कुल, आप ये मान के चलिए कि हम कई प्रकाशकों से जो बाहर के प्रकाशक हैं अंग्रेजी के, उनसे हम संपर्क में हैं और उनसे संपर्क बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, एग्रीमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें होना। तो हम ऑफिशियल जो पब्लिक डोमेन की किताब है, जैसे ये किताब है, ये तो पब्लिक डोमेन की किताब है इसलिए अनुवाद हुआ है। इसके अलावा भी जो समकालीन किताबें हैं, उनका भी अनुवाद हमारे द्वारा आए, ये हम प्रयासरत हैं। हाँ, पर अभी स्टीफन किंग की अगर मैं बात करूं तो वो बड़े लेखक हैं और कई प्रकाशक उनके साथ काम करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अमूमन जैसे खर्च की बात है, जो एडवांस रॉयल्टीज होती हैं या जो एग्रीमेंट होता है, उन सब के लिए जब हम तैयार हो जाएंगे तो हम बेशक वो चीज़ें करेंगे, क्योंकि फॉरेन में एडवांस रॉयल्टी का सिस्टम है। और मैं सभी लेखकों और पाठकों से यही कहना चाहता हूँ कि फ्लाई ड्रीम्स को इतना बड़ा जरूर बनाइए कि जिस दिन हम भी एडवांस रॉयल्टी देने का कार्य कर पाए। अभी तो हम सिर्फ छमाही में, साल में 2 बार रॉयल्टी दे पाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बाकी प्रकाशकों से तो कैसे भी बेहतर है कि वहां तो उन्हें रॉयल्टी की कोई जानकारी नहीं होती, विक्रय की कोई जानकारी नहीं होती। हमारे साथ ऐसा नहीं है, आपको सारा डेटा दिया जाएगा कि किताब आपकी किस तरह से बेहतर कर रही है और किस तरह से नहीं कर रही है, तो किन महीनों में कर रही है और किस समय काल में कर रही है। तो वो सारी जानकारी हम अपने लेखकों को देते रहते हैं। तो बस यही है कि थोड़ा इंतजार, मैं ये कहूंगा कि स्टीफन किंग के मामले में हो सकता है 3-4 साल और लग जाए, क्योंकि थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। वो बड़े लेखक हैं और शायद बहुत सारी किताबें वो लिख चुके हैं। और खासकर जिस तरह का उनका लेखन है, जब आप उनको सुनते हैं स्टीफन किंग को, भाषा के मामले में वो बड़े सजग हैं। मतलब वो खुद भी कहते हैं कि ग्रामर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका लेखन से ज्यादा आपका पढ़ा हुआ बहुत अच्छा हुआ होना चाहिए।
उनकी जो परिकल्पना करने का जो तरीका है, मतलब स्टीफन किंग को अगर आप सिर्फ सुने भी तो लेखकों को बहुत ज्ञान मिलता है। तो उस तरह का अनुवादक अगर हमें मिलेगा जो उनकी अंग्रेजी की लेखनी को हिंदी में ऐसे परिवर्तित कर दे कि लोगों को लगे कि यार ये मूल हिंदी में ही लिखी गई किताब है, तो हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करें कि जल्दी से जल्दी उनकी किताबों का अनुवाद लाएं। हाँ, उनकी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश हुई हैं, तो हो सकता है कि हम पहले उनको प्रकाशित करके एक एक्सपेरिमेंट कह लीजिए या एक प्रयास कर सकते हैं, बट वो देखा जाएगा, थोड़ा समय उस पर लगेगा। जी। मैं अपने अंतिम सवाल की ओर जाऊं और जो घोषणा आज आप करने वाले हैं उसकी ओर जाऊं, उससे पहले एक सवाल देव प्रसाद जी ने भी पूछा है और इस सवाल को मैं भी जानना चाहूंगा आपसे। कल मेरे आपके जैसे कि आपको पता है कि आपकी कई सारे लेखकों से हमारी बातचीत हो रही है, तो इसमें एक आपके वरिष्ठ लेखक है मनमोहन भाटिया जी, उन्होंने भी बताया था कि जो नाटक विधा है वो बहुत कम देखने को मिल रही है। तो मुझे 2-3 विधाएं जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलती है कि नाटक विधा बहुत कम देखने को मिल रही है, संस्मरण विधा कम देखने को मिल रही है। हालांकि आजकल व्यक्ति संस्मरण और उपन्यास को मिक्स करके ला रहा है तो उस विधा को हम अलग कर देंगे, लेकिन नाटक और यात्रा वृतांत दो ऐसी विधाएं जो देखने को कम मिल रही हैं। और आप इसमें संस्मरण भी ले सकते हैं। तो यार क्या तीनों ऐसी विधाएं जो ये हैं, तो क्या फ्लाई ड्रीम, फ्लाई विंग्स या सृजन से विधाएं हमें देखने को मिलेंगी भविष्य में? बिल्कुल। यात्रा वृतांत के आप यकीन मानिएगा, अभी मेरी 3-4 दिन पहले ही सुमन बाजपेयी जी से यात्रा वृतांत पे बात हो रही थी, जो फोटो फ्रेम में कैद हंसी की लेखिका है। वो कई यात्राओं पे जाती रहती हैं और यात्राओं को करने का जो उनका चित्रण है या जगहों को देखने का जो उनका मन मस्तिष्क में जो विचार उठते हैं वो बड़े उत्कृष्ट है। तो हो सकता है जल्द ही अगले साल भर में आपको उनकी एक नहीं कई किताबें इस विधा में पढ़ने को मिलेंगी, जो यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत में खुद देवेंद्र प्रसाद जी बहुत अच्छे लेखक हैं, क्योंकि ये यात्रा वृतांत और हॉरर को मिक्स करके लिखते हैं। इनकी जो कहानी है चुड़ैलों की घाटी, जो खौफ किताब में आती है, और जॉर्ज एवरेस्ट, वो दोनों ही एक तरह से यात्रा वृतांत है कि किस तरह से वो लोग दोनों जगहों पे घूमने गए और किस तरह से उनका एक अलौकिक अनुभव हुआ उस चीज को लेकर। बहुत अच्छा रहा। तो मैं ये कहूंगा कि लेखक पे है, लेखक इस तरह की किताबें लिखे और हम तक पहुंचाए, हम जरूर उसको देंगे। नाटक संग्रह की जहां तक बात चले, मेरी एक बॉलीवुड के अच्छे राइटर से बात चल रही है। उन्होंने कई नाटक मंचन कर रखे हैं, तो मंचन के बाद उनकी किताब लाने का मेरा प्रयास है। तो नाटक संग्रह में 2-3 किताबें मैं और लाने पे प्रयासरत हूँ। तो उनकी एडिटिंग चल रही है, क्योंकि वो मंचित हुए थे 2010-12 में, तो कई चीजें बदल गई हैं, कई अनुवाद बदल गए हैं, तो थोड़ा बहुत एडिटिंग का समय चाहिए उसमें। और हाँ, मैं ये मानता हूँ कि नाटक संग्रह जैसी जो किताब है, या फिर आप इसको देखिए, नाटक संग्रह क्यों चलता है। नाटक संग्रह में ज्यादा आप कुछ परिभाषित नहीं कर सकते कि ये चीजें ऐसी हो रही वैसी हो रही। वो पूरी किताब चलती है संवादों पे। जब पूरी किताब में संवाद ही भरे हो, दो लोगों के आपस में चर्चा, जैसे एक नाटक होगा, आपने शायद YouTube पे भी देखा होगा, अमृता नाम से है, तुम्हारी अमृता, या उसमें संवाद है, दो लोगों के पत्र है, पत्रों में बहुत सारे जवाब हैं, और पत्रों के बीच में जो गैप रह जाता है उसमें आपकी परिकल्पना चलती है कि दोनों के बीच में क्या हुआ होगा, किस तरह का जीवन उन्होंने जिया होगा, और ये जो विचार है ये पाठक को जोड़ते हैं। तो मैं तो कई लेखकों से यही कहूंगा कि आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए कि 200 पन्ने, 250 पन्ने, 150 पन्ने, जो भी आप लिख सकें, सिर्फ संवादों में कहानी कहने की कोशिश कीजिए। संवाद जो मनोभाव को दर्शाते हो, संवाद जो बीते कल को दर्शाते हो, संवाद जो आपको ये कहने पे, सुनने पे मजबूर करते हो कि क्या जो ये हुआ है, क्या ऐसा होना चाहिए था, या जो जैसा हो रहा है वो ऐसा होना सही है या गलत। क्योंकि इसमें जो पात्र संवाद कर रहे हैं उसके अलावा जो पाठक है वो भी एक पात्र बन जाता है, क्योंकि नैरेटर तो कोई है नहीं, कोई बता नहीं रहा कि कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, अब क्या होने वाला है, कौन क्या कर रहा है, ये सारी चीजें पता नहीं चलती। बस एक पर्दा खुलता है, आपको दो चरित्र नजर आते हैं और संवाद होता है उनके बीच में। तो नाटक संग्रह एक तरह से संवादों का नाटक जो मंचन होता है
हाँ, उसमें थोड़े आपको भाव देखने को मिलेंगे, थोड़े आपको कुछ ऐसा एक्ट देखने को मिलेगा जो उसको और एम्पलीफाई करता हो। बट किताब के तौर पे नाटक संग्रह एक तरह से संवादों का मायाजाल है। मैंने खुद इंस्टाग्राम पे लेखक के तौर पे संवादों में कहानी कहने की कोशिश की है, जहां सिर्फ दो लोगों के बीच के संवाद ही ये बताते हो कि उनके बीच में क्या घट रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि सृजन के माध्यम से छोटी छोटी ऐसी कहानियों का संग्रह मैं अगले 6 महीने में प्रकाशित कर पाऊं। तो जो लेखक इस चीज में इच्छुक है वो एक साझा संग्रह के तौर पे इस तरह का सबमिशन मुझे भेज सकते हैं, पर इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि जब ये सारी कहानियां इकट्ठी होंगी तो मैं चाहूंगा कि वो पाठकों तक पहुंचे। ये एक प्रयास है नाटक संग्रह को लेके। संस्मरणों का मैं यही कहूंगा कि जो लेखक संस्मरण लिख रहे हैं वो हमें जरूर कांटेक्ट करें और हम जल्दी ही इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। जी अनमोल जी, मुझे लगता है शायद शायद नेटवर्क इशू की वजह से मैं जी कोई बात नहीं, होता रहता है, थोड़ा लंबा शो है। तो एक सवाल मैं और ले लेता हूँ, उसके बाद सीधा हम लोग अपने अंतिम घोषणा की ओर चलते हैं। बिल्कुल। सवाल ये है कि पल्प फिक्शन को रीप्रिंट करने को लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, रीप्रिंट का मैं बहुत सीधे तौर पे यही कहूंगा कि रीप्रिंट की डिमांड बहुत कम लेखक पाठकों के मन में होती है, कि बहुत कम पाठक उन विधाओं को या उस तरह का लेखन वापस पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो एक बार प्रकाशित हो गया और जितना उसको बिकना था, लाखों प्रतियां जो बिकनी थी वो बिक गई, लोगों ने वो कहानी वैसे ही वापस पढ़ी हुई है। रीप्रिंट तब ज्यादा संभव होता है जब उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो और उस तरह की कहानी का जो लेखन है वो समय काल के अनुरूप मतलब अगर मैं 50 साल भी उसको पढ़ूं तो नए पाठक उसको हाथों हाथ लें। तो कई ऐसे प्रकाशक हैं जो रीप्रिंट कर रहे हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि जब ऑलरेडी इस पे कई प्रकाशक काम कर रहे हैं तो उन्हें करने दिया जाए, क्योंकि नया रीप्रिंट में नया करने लायक कुछ होता नहीं है। सेम कहानी होती है, आपको नए आवरण नए चित्र के साथ प्रकाशित करनी होती है और नए पाठकों तक पहुंचानी होती है। उसमें प्रकाशक के तौर पे मुझे अपना कोई नया योगदान नजर नहीं आता। हाँ, अगर मुझे उन्हें पुनः संपादित करके लेखक के साथ बैठकर कुछ नया जोड़कर या किसी बंद हो चुकी श्रृंखला को वापस शुरू करने का मौका मिलेगा तो हाँ, जरूर मैं उस पर एक प्रयास करना चाहूंगा। पर हाँ, रीप्रिंट को लेके मेरा सुझाव यही है कि रीप्रिंट पे जितना मैं समय लगाऊं उससे ज्यादा मैं नई किताबों को प्रकाशित करने में या नए विषयों को प्रकाशित करने में समय देना ज्यादा पसंद करूंगा। तो पल्प फिक्शन अच्छा समय रहा, वो एक दौर था जो गुजर गया। अब एक नया दौर है, नई किताबों की आवश्यकताएं हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम जिन विधाओं पे काम कर रहे हैं उन पे 100 किताबें तो कम से कम लाने की जरूरत है। तो मैं यही कहूंगा कि पहले उस कार्य पे ज्यादा फोकस किया जाए। समय काल कह सकते हैं कि 10 साल बाद अगर हमें जरूरत लगी तो रिप्रिंट करें। जी तो हम लोग अपनी घोषणा की ओर बस बढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं एक घोषणा अपनी तरफ से करना चाहूंगा व्यक्तिगत। जैन जी आशा है मेरी इस बात को मानेंगे कि अगर जो भी 10 तक गिनती गिनने पर अगर हम लोग गिनेंगे, अभी काउंटिंग करेंगे और हमारा जो अनाउंसमेंट आज होने वाला है उसके बारे में बता देते हैं, तो जो भी नई किताब सबसे पहले अभी आएगी उसकी साइंड कॉपी, ऑथर साइंड कॉपी जैन जी उसे भेजेंगे। तो 10 तक जैन जी हम लोग गिनती काउंट शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कोई बता पाता है कि नहीं। अगर कोई गैस कर लेता है तो उसे में भेजेंगे। बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की काउंटिंग में कोई भी हमें नहीं दे पाया है। अगर कोई भी अभी दे सकता है तो मैं फिर भी इसके लिए वकालत कर सकता हूँ। शोभा जी ने जवाब दिया है रेशमी सफर, और एक विकास जी ने जवाब दिया है कॉमिक बुक आ रही है। तो देखते हैं किसका जवाब सही निकलता है। एक और जवाब आया है कॉमिक बुक आ रही है। तो मैं आपसे बस कहना चाहूंगा कि आप लोग क्या नया लाने वाले हैं उसकी घोषणा जल्द कीजिए।
देखिए, जब हमने प्रकाशन शुरू किया था तो ये तो हमारे मन मस्तिष्क में बहुत, कहते हैं ना कि हम इसे अपनी नींव मानते हैं, मतलब जिससे हम लोग जुड़े, जिनकी वजह से हम किताबों से प्रेम करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे नए प्रकाशन की शुरुआत है। ये हम करने जा रहे हैं इस साल, इस महीने से। ये लोगो हमने फाइनली बना लिया है, किताबें भी अपने अंतिम चरण में हैं और जल्दी ही वो मुद्रण के लिए जाएंगी। फ्लाई ड्रीम्स अब अपनी कॉमिक्स पाठकों तक लेके आएगा और आपको ना सिर्फ चलचित्र बल्कि कॉमिक्स के रूप में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी किताबें नियमित तौर पे फ्लाई ड्रीम से देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया कि यह हमारा नया उपक्रम है। 4 सालों में ये हमारा चौथा उपक्रम है जो अब पाठकों का होगा, और मैं यही चाहूंगा कि पाठक इसे भी अपना उतना ही संपूर्ण प्रेम दें जितना वो हमारे बाकी प्रकाश उपक्रमों को देके आए हैं। तो फ्लाई ड्रीम्स कॉमिक्स आज से पाठकों का हुआ और इसकी किताबें जल्द ही पाठकों तक पहुंचेंगी, और जिन्होंने भी इसका पहला उत्तर सही दिया है उन्हें पहला सेट हम हमारी तरफ से साइन करके भेजेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी पाठकों का, जिन्होंने ये प्रेम हम तक बनाए रखा और हमें ये शक्ति दी, हमें ये मनोबल दिया कि हम फ्लाई ड्रीम्स कॉमिक्स, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास है, उसको पाठकों तक ला पाए हैं। और हमें बहुत आशाएं हैं कि जो जो मानक, जो ऊंचाइयां हम फ्लाई ड्रीम्स के साथ छूना चाहते थे, उसमें जो ये हमारा कॉमिक्स है वो हमें बहुत ज़्यादा सहायता करेगा और हमें प्रकाशक के तौर पे पंख लगेंगे और हम बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी पाठकों का जो हमारे साथ जुड़े रहे और उन्होंने हमें ये उपक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद जी। तो हमारे 10th अकाउंटिंग के जो विजेता रहे थे उनमें सबसे पहले जो थे वो थे हमारे विकास जी ने कमेंट किया था। उसके बाद क्षमा कुमारी जी, दो लोगों ने सही कमेंट किया था। तो इन लोगों को भेजी बिल्कुल जाएंगी। बिल्कुल। जी। तो मैं बस आप सभी से एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा कोई मुझे जैसी खबर मिली है उड़ते उड़ते से, जैसी कि कुछ पाठकों को मिल गई थी कि कॉमिक्स लाने वाले हैं। तो मैंने सुना है जो आप कॉमिक्स ला रहे हैं वो ऐसे लेखक से लिखवा के ला रहे हैं आपकी, जिसकी कई सारी ऐसी किताबें हैं, जो कई सारी कॉमिक्स हैं जो बहुत चर्चित रही हैं, उसने कई सारे पात्र गढ़े हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी। जब हम कॉमिक्स जगत की बात करते हैं और कॉमिक्स जगत के जितने भी पाठक हैं वो उस नाम से बहुत परिचित है, और उन्होंने जो पात्र गढ़े हैं, जो उनकी पात्रों को गढ़ने की क्षमता है, उससे वो पूरी तरह से परिपक्व हैं, जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला तो हम भी इतने गदगद थे कि एक मुख्य कारण यही है कि वो कई प्रकाशकों के जो कॉमिक्स में है उनके पहले लेखक रहे हैं, और ये हमें भी अपनी आशीर्वाद जैसे लगता है कि उनका आशीर्वाद हमें मिला, उनका साथ हमें मिला कि हम उन्हीं के साथ अपने इस नए प्रकाशन का शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि शायद विकास जी ने सही गैस किया है कि जो हर प्रकाशक का पहला लेखक रहा हो वही हमारे भी रहे श्री परशुराम शर्मा जी, जिन्होंने कई ऐसे पात्रों का चित्रण किया है और हमारे लिए उन्होंने एक बिल्कुल नया सुपर हीरो गढ़ा है। और इस तरह का सुपर हीरो गढ़ा है जिसका सिर्फ मैं नाम बता देता हूँ आज, जो कि है लावा। लावा की जानकारी बहुत पाठकों को होगी कि परशुराम जी कई समय से इस पर बात कर रहे हैं, और परशुराम जी के साथ लावा लाने की जो हमारी तैयारी है वो करीब करीब पूर्ण हो गई है। आर्टवर्क का काम पूरा हो गया है। लास्ट में जो कहते हैं ना कि डायलॉग्स को लास्ट में लिखा जा रहा है, वो काम पूरा होते ही किताब मुद्रण के लिए जाएगी और लावा फिर परशुराम शर्मा जी से होता हुआ, फ्लाई ड्रीम कॉमिक्स से होता हुआ पाठकों तक पहुंचेगा। और इस सब के लिए उसके अलावा भी कई ऐसे लेखक हैं, अनुराग सिंह जी, जिनकी कई किताबें अमोघ आप पढ़ चुके हैं, रक्षपुत्र आप पढ़ चुके हैं, जिनको हम कॉमिक्स में लेके आने वाले हैं।
शमा जी ने जो कहा, सहवाल, तो जितने भी हमारे सुपर हीरोज हैं, विकास भारती जी की जो किताब है किंचुल का, इस तरह की कई किताबें हम लेके आने वाले। पर अभी एक लावा आ रही है और उसके साथ आ रही है एक ग्राफिक नॉवल। कॉमिक्स के साथ साथ हम कॉमिक्स शुरू करने का जो हमारा मेन उद्देश्य था वो ये था कि कई उपन्यास ऐसे होते हैं जिनका चलचित्र बड़ा लुभावना होता है, तो उसका जब हम कॉमिक्स बनाएंगे तो वो और ज्यादा पाठकों तक पहुंचेगी। तो कई ऐसी किताबें हैं जिनको हमको लगता है कि हम उनको कॉमिक्स में भी ला सकते हैं, तो उनके आपको ग्राफिक नॉवल भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारा हमारा प्रयास है फ्लाई ड्रीम कॉमिक्स के साथ। मैं जरूर चाहूंगा कि सब लोग एक बार जरूर इस लोगों के बारे में अपने विचार रखें, बताएं कि वो इसे कैसा लग रहा है, और मिथिलेश जी जल्दी इसे शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे। तो आपके बहुत सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सूचना पहुंचाएं कि फ्लाई ड्रीम अपना नया उपक्रम आज की घोषणा के साथ शुरू कर रहा है, और हम परशुराम शर्मा जी के साथ प्रकाशन इस जगत में आ रहे हैं, और जितना जल्दी हो सकेगा हम नियमित तौर पे आपको किताबें, कॉमिक्स आप तक पहुंचाते रहें, और उसकी गुणवत्ता वही रहेगी जो फ्लाई ड्रीम्स जिसके लिए माना गया है। और फ्लाई ड्रीम्स को इतना जो प्यार मिला है, उसी की ये नतीजा है कि आज हम फ्लाई ड्रीम कॉमिक्स तक पहुंच पाए हैं। तो जल्दी ही हम पाठकों तक पहुंचेंगे, और ये आज अनाउंसमेंट भर है कि फ्लाई ड्रीम कॉमिक्स आज से पाठकों का होगा। जी तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आशा है आप इन घोषणाओं से खुश हुए होंगे, और जल्दी ऐसी कई घोषणाएं और हमारे बीच में आएंगी जो जैन जी और मिथिलेश जी के माध्यम से आएंगी। आज के लिए तो बस इतना ही। एक लास्ट बात कर दूं कि फ्लाई ड्रीम कॉमिक्स से लेकर जो आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे, उस सब पे एक नया सेशन अलग से रखा जाएगा, और उसके सारे प्रश्नों के उत्तर मिथिलेश जी आपको स्वयं देंगे। तो बहुत सारी चीजें आपको इससे जानकारी मिलेंगी कि इसमें क्या है, क्या कीमत रहने वाली है, क्या क्वालिटी रहने वाली है, क्या हमारी इसमें विचारधारा है, वो सारी चीजें आपको जानने को जल्दी मिलेगी। तो मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि जो हमारा सत्र का समय था वो 45 मिनट था, लेकिन सत्र आप जैसा देख सकते हैं 1.5 घंटे का हो चुका है, और दुगना समय हम लोगों ने ले लिया है। बात करने में इतना मजा आ रहा था। अभी भी मेरे पास कई सारे सवाल हैं जो मैं जानना चाहता था, लेकिन इसके बाद हम जो सवाल हैं उनको किसी दिन फिर लेते हैं। आप सभी पाठकों का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमसे जुड़े रहे। दिन जी आपका भी धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सभी पाठकों का जुड़ने के लिए, लेखकों का भी।